भाई मैं बैठा हूँ इस टाइम बवाना में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो बवाना आएगा। बवाना का नाम बड़ा सुना था हमने खबरों में, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, कुछ नॉट सो अच्छी चीज़ों के लिए। पर बवाना का नाम जो ग्लोबल लेवल पे गया है और देश में जो सबसे अच्छी चीज़ों में से अगर बवाना का नाम जाना जाएगा तो मेरे साथ बवाना के, दिल्ली के, भारत के जहाँ जहाँ कबड्डी खेली और देखी जाती है उसके सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक पवन सरावत के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है बवाना। पवन भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, बवाना बुलाने के लिए। मैं तो कितने सालों से हमारी बात हो रही थी कि एक दिन बवाने आऊँगा, घर के पराठे खाऊंगा। तो चलिए, जब किस्मत को मंजूर होता है, आज पवन से मुलाकात हो रही है। सीज़न 12 अभी ख़त्म हुआ और हम बैठे हैं जी MR ग्लोबल स्कूल, पवन के बड़े भाई का ये स्कूल है। और ये खेल ऐसा है पवन, जिसे आप, मैं, सारे कबड्डी फैन ग्लोबल बनाना भी चाहते हैं, ग्लोबल देखना चाहते हैं। एज अ फैन, एज अ प्लेयर, आपने जो कबड्डी और प्रो कबड्डी की सक्सेस देखी है, कितने चांस लग रहे हैं कि आने वाले और 10, 15, 20 साल में ये वाकई में फुटबॉल जैसा, क्रिकेट जैसा, हॉकी जैसा ग्लोबल स्पोर्ट बनेगा? हाँ, किसी भी गेम को ग्रो करने के लिए टाइम तो लगता है और अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस चीज़ को। और मुझे लगता है जब 2036 में ओलंपिक होगा तो वहाँ पे अपना स्पोर्ट्स कबड्डी जरूर होगा। तो ये स्पोर्ट्स ऐसा होगा 10-11 सालों में, आने वाले टाइम में, कि जो इंडिया में टच कर पाएगा क्रिकेट को। क्योंकि अभी और कोई स्पोर्ट्स तो है नहीं जो इंडिया में इतना ज़्यादा ग्लोबल हो। लेकिन ग्लोबली अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो काफ़ी कंट्रीज़ अभी खेल रही हैं, चाइनीज़, थाईफाई, कोरिया, अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिससे है ईरान। तो कुछ देश अभी खेल रहे हैं और अभी चाइना ने भी स्टार्ट किया। अब एशियन गेम था, हमने वहाँ पे देखा था, तो उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे गेम हो रहा है ग्लोबली। 2036 ओलंपिक्स, मतलब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भारत में होंगे और उसमें कबड्डी तो किसी न किसी फॉर्म में आएगा। 36 का मतलब है जी आज से 11 साल बाद। पवन सरावत का तब इंडियन टीम के कोच होंगे? कोच का अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि कबड्डी से जुड़ा रहूँ, कि कोच का एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट होती है। एक सिर्फ अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कोच के लिए बहुत सारी तरीके हैं जो बोले पुलिस करके आता है कोच। तो वो उसके लिए टाइम लगता है, ऐसे एक दिन में कोच बनना मुश्किल है थोड़ा सा। मैं कोच के बारे में सोच रहा हूँ। आप रणधीर सिंह सरावत साहब के साथ तो सबसे लंबा अरसा खेले हो, आप हुड्डा साहब के साथ खेले हो, एक सीज़न मनप्रीत आपके कोच थे, संजीव बालियान साहब हैं, फिर उसके बाद रेलवेज़ में या जहाँ जहाँ आप डोमेस्टिक कबड्डी खेले हो। कोच टू कोच चीज़ें वेरी करती हैं। अब जैसे मेरे साथ अगर संजय बनर्जी एज अ कमेंटेटर हैं, या रिशांक कमेंटेटर है, या मंत्रा या कुणाल कमेंटेटर हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। तो हम ट्राई करते हैं कि वो एक सामंजस्य बना रहे। एक प्लेयर, एक कैप्टन कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है अलग अलग कोच के साथ? देखिए, कोच के साथ, मान लो मैं रणधीर कोच साहब के साथ या हुड्डा कोच साहब के साथ, या जिन्होंने आपके नाम लिए जैसे संजीव भाई साहब भी थे, या क्या नाम है, मनप्रीत कोच साहब भी थे, जैसे इनके बीच में रेलवेज में राकेश भाई साहब के साथ भी रहा हूँ, नॉर्दर्न रेलवे के कोच थे वो भी, मंजीत छिल्लर भाई के साथ भी। तो मैंने अलग अलग लेवल पे, या लोकल्स में, या इंटर रेलवे में, या नेशनल्स में, मैं अलग अलग लेवल पे मैंने रहा। लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग है। कोचिंग का स्टाइल अलग है, प्लेयर्स को ट्रीट करने का स्टाइल अलग है, प्लेयर से काम निकलवाने का, पॉलिश करने का स्टाइल अलग है। तो वो सबका अलग अलग, और वो प्लेयर को खुद को ही डालना पड़ता है। मेरा तो यही तरीका है कि जिस कोच को मेरे से जो डिमांड हो, जैसे रणधीर कोच साहब को मेरे से डिमांड थी कि एज ए ऑलराउंडर खेले, कि वो कई बार प्रैक्टिस में बोल भी देते थे राइट कॉर्नर खेल, क्योंकि उन्होंने मुझे, उन कोच साहब को पता ही है कि राइट कॉर्नर में आया था। 3rd सीजन में राइट कॉर्नर, राइट कवर आया था। रेडिंग तो बाद में थोड़ी बहुत की थी, लेकिन उनको पता था। तो सीजन 6 में भी मैंने थोड़े बहुत टैकल किए हैं, 7th में भी किए हैं, 8th में भी किए हैं। तो वो एक ऑलराउंडर तरह से मेरा यूज़ करते थे। और जो हुड्डा कोच साहब हैं, उन्होंने मेरा यूज़ किया एज ए रेडर, एज ए कैप्टन, एज ए सीनियर प्लेयर की, इस तरीके से कि टीम को चलाए, विजय और पवन मिलकर टीम को आगे तक पहुँचाएँ। तो उन्होंने मेरा इस तरीके से यूज़ किया है। अब संजीव कोच साहब के साथ काम किया है, तो संजीव कोच साहब ने ऐसे दिखाया कि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, आप लीड रेडर अर्जुन को बनाओ, आप 2nd या 3rd रेडर बन के खेलो, जिससे टीम का एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि अर्जुन भी एक अच्छी श्रेणी का रेडर है, A कैटेगरी रेडर है, तो उसको भी पूरा अच्छे से यूज़ करना। और फिर खुद को, क्योंकि मैं चीज़ों 4-5 में भी रेड कर लेता हूँ, 2-3 में भी कर लेता हूँ, लेकिन अर्जुन का एक स्टाइल है कि 6-7 में अच्छे बोनस करता है। तो वो कोच साहब भी, मैं उस हिसाब से भी कोच साहब के हिसाब से एडजस्ट, तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, इन फॉर्म में आ जाता हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप नहीं एडजस्ट करते हो। सीजन शुरू हुआ नहीं, 2-3 मैचेस के बाद पता चलता है कि पवन सरावत टीम के साथ नहीं है। फिर आपने एक वीडियो भी रिलीज़ किया, अपनी तरफ से सफाई दी।
तो यहाँ तो मैंने पहले भी एज अ कबड्डी फैन कहा था कि दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट है। मैं तमिल तलैवास की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि पहली टीम बनी है जिसने क्लैरिफिकेशन दी है। पहले कई बार होता है कि प्लेयर रिलीज हो रहे हैं सीजन के बीच में, सीजन के पहले, और टीम कुछ बताती नहीं है। तो तलैवास को वेल डन, आपने कुछ बताया, हालांकि पूरा कुछ नहीं बताया। और पवन को वेल डन कि पवन ने सामने आके अपनी तरफ की पूरी कहानी रखी। अब टीम कह रही है कि भाई आप में तो डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आप इतने बड़े इंडियन कैप्टन को घर भेज दिया गया है। डिसिप्लिन तो मुझे लगता है ना कोच अच्छे से बता पाएंगे कि ना मैं डिसिप्लिन में रहा हूँ। मैं इतने सारे वेल एक्सपीरियंस कोचों के साथ काम किया है, चाहे उसमें हुड्डा कोच साहब हो, रणधीर कोच साहब हो, मनप्रीत कोच साहब हो, या राकेश भाई हो, मंजित भाई हो, कितने मुझे याद भी नहीं, मतलब बहुत सारे 8-10 कोचों के साथ मैंने काम किया होगा। मैं उनके अंडर खेला हूँ, उनकी कोचिंग का मैंने एक लुत्फ उठाया, मज़ा लिया है। तो मुझे अच्छे से वो बता पाएंगे कि पवन डिसिप्लिन है या नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एज ए प्लेयर में हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे एज ए कोच, मुझसे कोई मान लो आप कोच हो तो आपको मुझसे जो चाहिए मैं वो अच्छे से आपको दे पाऊँ एज ए प्लेयर। अगर मुझे आप चाह रहे हो कि पवन आज टैकल करे, तो मैं चाहता हूँ कि कोच चाहता है कि टैकल करे तो मैं आज टैकल करूँ। लेकिन वो चीज़ें फ्रेंचाइजी को पसंद नहीं आएगी। फ्रेंचाइजी ने माइंड सेट में ये करके लिया हुआ कि भाई मैं तो रेडर हूँ, या मैं सेकंड रेडर हूँ, या मैं सिर्फ एक खड़ा करने के लिए लिया गया हूँ। तो वो चीज़ें फ्रेंचाइजी को या मैनेजमेंट ने जिस थॉट प्रोसेस से मुझे लिया है तो वो उनका अलग है। लेकिन कभी भी ऐसा रहा नहीं कि मैं अनडिसिप्लिन वे में, क्योंकि कोच का काम कोचिंग करना होता है, और वहाँ पे मैंने कभी बाहर रखा नहीं। एडवाइस देना एज ए सीनियर प्लेयर मैं एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन जो मुझे कोच बोलेगा, जो भी मुझे ऑर्डर देगा, मैं उस हिसाब से अपना गेम प्ले करूँगा। दो चीज़ें बड़ी मेरे माइंड में आ रही हैं पवन की बात सुन के, फ्रेंचाइजी वाला रोल और रेडर का रोल। मैं पहले रेडर की बात कर लेता हूँ। आप इंडिया खेले, इंडिया कैप्टन रहे, आपके साथ हमने वापस गोल्ड मेडल जीता, वो भी एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, वो उस पर वापस आएंगे। वहाँ पवन और भास्करन साहब का अग्रेशन मैंने पहली बार देखा था क्योंकि मैं उस टाइम कमेंट्री में था जी। इंडिया में आप कैप्टन, इंडिया के लीड रेडर, बुल्स के साथ रहे लीड रेडर, तेलुगु टाइटंस में लीड रेडर, तलैवास चलो वो एक सीजन इंजरी हो गई, लेकिन आप लीड रेडर थे। यहां आपने खुद कहा कि अगर कोच आपको सेकंड रेडर खिलाना चाह रहे हैं और अर्जुन को फर्स्ट रेडर खिलाना चाह रहे हैं, दुनिया ये भी कह रही है कि पवन को ये मंजूर नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहां सारी उम्र आप लीड रेडर खेले और कहां अपने जूनियर रेडर के साथ आप खेल रहे हो। वो लीड रेडर है अर्जुन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो, क्योंकि वो अंदर की बात है, वो टीम की प्लान की बात है। और प्लान जब तक लीग चल रही है, जब तक मैं तमिल तलैवास का पार्ट हूँ, मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या रोल दिए गए थे। लेकिन अब सीजन खत्म हो चुका है, हम अच्छे से इस बारे में पूरा खुल के बात कर सकते हैं। मेरा रोल ही दिया गया था कि मुझे सेकंड रेडर या थर्ड रेडर खेलना है। मेरा टीम में मुझे रोल ही ये बताया गया था कि आप मेन रेडर नहीं हो, और मैं मंजूर क्यों नहीं करूंगा। मेरा कोच मुझे बोल रहा है कि सॉरी, ये चीज तलैवास के मैनेजमेंट की तरफ से आई थी या कोच साहब की तरफ से आई थी कि आप सेकंड? कोच साहब की तरफ से आई थी। ओके। कि कोच साहब ने मुझे बोला हुआ था कि आप अर्जुन को 6-7 में चलाओ, और अर्जुन की ज़्यादातर डिफेंस 6-7 में खेलता है, तो आप अर्जुन को चलाओ। और आप तो फिर भी किसी भी सिचुएशन में रेड कर लोगे, लेकिन अर्जुन ऐसी सिचुएशन में टिपिकल में हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कोच साहब ने बोला हुआ था, और उस मीटिंग में हमारे सीईओ साहब भी शामिल थे। तो वो चीज़ें ऐसे नहीं थी कि पर्टिकुलर एक बंदे ने, वो सबके हिसाब से ही बनाई गई थी कि ऐसा हम कर सकते हैं, और वही चीज़ हुई। वो आपने फर्स्ट मैच भी देखा होगा, फर्स्ट मैच में फर्स्ट हाफ में अर्जुन ने ही रेड की थी, लेकिन तेलुगु टाइटन की लीड हो गई थी। उसके बाद मैंने कोच साहब से पूछा था, जब हाफ टाइम हुआ, मैं बोला कोच साहब अभी 7 की लीड, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कोच साहब से पूछा था कि 7 की, क्योंकि मैंने अर्जुन के साथ सिर्फ इंडिया टीम में खेला है, इसके अलावा मैं अर्जुन के साथ बहुत कम खेला हूँ। राइट। लोकल टूर्नामेंट में भी मुझे चांस नहीं मिला अर्जुन के साथ खेलने का, क्योंकि गुमान वगैरह वो दूसरी टीम बनती है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि अर्जुन किस सिचुएशन में कितने पॉइंट निकाल ले। तो मैंने हाफ टाइम में ही पूछ लिया था कोच साहब से, मैं कोच साहब 7 की लीड है तेलुगु की, और ऐसी सिचुएशन में अर्जुन मैच निकाल देगा? तो कोच साहब ने बोला था हाँ निकाल देगा। तो मैं बोला मैं ट्राई लेके देखूँ? बोला ठीक है भाई तू ट्राई ले। तो उस सिचुएशन हमने मैच निकाला था, और हम 4-5 पॉइंट से लगभग जीतते भी थे। आपके 9 पॉइंट थे उसमें। हाँ। तो वो हाफ टाइम के बाद ही थे 9 के 9। करेक्ट। तो वो मैंने कोच साहब से पूछ के ही, ऐसा नहीं है कि वो संजीव कोच साहब थे, मैंने उनसे पूछ के ही, उन्होंने जब मुझे परमिशन दी कि हाँ ठीक है तू ट्राई करके देख ले, जब ट्राई की भगवान की दया से पॉइंट निकल आए, और वो फिर मैच भी हम जीत गए। तो जो प्लान था, प्लान के हिसाब से, अगर मैं प्लान से कुछ बाहर, मान लीजिए प्लान से बाहर का ही था मेरा रेडिंग करना, ये प्लान से बाहर ही था, लेकिन ये भी मैंने परमिशन से किया कि कोच साहब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं रेड करूँ। अब जिस मैच में हम हारे भी हैं उसमें भी मैं कोच साहब से पूछ रहा था कि 2 में कोच साहब अर्जुन को भेजूँ
या मैं जाऊं। एक बार कोच साहब ने मुझे बोला था, एक राइड मुझे याद है कि कोच साहब बोले जाके तू बोनस कर, लेकिन मैं बोनस फिर लेफ्ट की राइड मारने के वहाँ बोनस करने का, और लक्की शर्मा ने मेरा एंकल उठा लिया था। अच्छा, तो वो थोड़ा सा लेकिन 40 मिनट का मैच है, उसमें 1-2 राइड इधर उधर हो जाती है अदरवाइज। और वो भी मैंने बोनस तो फिर भी मुझे मिला था, वो बोनस तो मुझे मिल गया, लेकिन राइडर का टैकल हो गया, यानी मेरा टैकल होगा। लेकिन कोई भी काम मैं बिना कोच से पूछे नहीं करता, चाहे मेरी टीम का कोई भी कोच हो, मैं नहीं करता। कोच की कंसल्ट बिना मैं काम कर ही नहीं सकता। जब तक कोच मुझे नहीं बोलेगा तो मैं इस चीज़ को करूँगा ही नहीं। मतलब पवन सरावत भारतीय कबड्डी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, लेकिन आज्ञाकारी शिष्य हैं सारे कोचेस के। मैं चाहे इंडिया टीम की भी बात हो, एशियन गेम की भी बात है, तो मैं अकेला डिसीजन लेने वाला कोई नहीं हूँ कि कौन फर्स्ट टाइम डिसाइड करेगा। मैं अकेला लेता ही नहीं हूँ। मैं कोच साहब को हमेशा बात करता हूँ कि भास्कर कोच साहब वहाँ पे हेड कोच थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि कोच साहब क्या करना चाहिए, क्योंकि कौन राइडर फर्स्ट 7 में खेलना चाहिए। उस टाइम राइडर जो थे भरमार थे इंडिया के पास और किसी को भी खिला ले सारे ही अच्छे थे। करेक्ट। नवीन छोटा भाई, अर्जुन छोटा भाई, ये तो ये दोनों अच्छे हैं, स्कोर अच्छा कर रहे था, सचिन था, आकाश शिंदे था। हाँ। तो इतने सारे राइडर थे, लेकिन खेलने तो 3 ही गए। करेक्ट। या राइट कवर भी जैसे सुरजीत भाई था, अभी लेटेस्ट में चैंपियन बने हैं, और सुनील भी था। तो वो डिसीजन भी मेरे कोई अकेले के नहीं होते। मैं कोच साहब से बात करता हूँ कि कोच साहब क्या करना चाहिए, किसके साथ मैच है, कैसी सिचुएशन में कौन सा प्लेयर अच्छा खेल सकता है। तो वो मैं जो भी डिस्कशन हो, एज ए कैप्टन का फर्ज ही बनता है, कोई भी कैप्टन हो वो अपने हेड कोच से, अपने सेकंड असिस्टेंट कोच से बात करे। तो वो मेरा रोल हमेशा से रहा। वो एशियन गेम की बात हो, या मैं जब रोहित भाई के साथ सीजन 6 में काम किया, तो वहाँ पे भी रोहित भाई ऐसे ही, कि ऐसा नहीं था कि मैं कोई फर्स्ट टाइम सेकंड राइडर खेल रहा हूँ, मैं ऐसा भी रहा हूँ, बेंच पे भी रहा हूँ। और रोहित भाई जब थे, फर्स्ट राइडर रोहित भाई थे, सेकंड राइडर काशीलिंग अड़के थे, थर्ड राइडर मैं टीम में आया था। उसके बाद स्कोर किए, सेकंड बना, फिर फर्स्ट राइडर बना। तो ऐसा कहीं नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा खेल रहा हूँ। और रोहित भाई हैं, मतलब उनका तो जो हो रहा था, तो एज ए राइडिंग में, मतलब राइडिंग में उन जैसा हो रहा तो कभी आया ही नहीं। वो अलग तरह के स्टार थे, वो जैसा स्टार जैसा उन्होंने चांस दिया मुझे। आज वो भले किसी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो चांस उन्होंने दिया वो अलग ही चांस था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी मुझे माना कि पवन भाई ठीक है, सीजन 7 में कि जो रोल मुझे अब आज दिया गया संजीव कोच साहब की तरफ से, तो मैंने ये चीज़ सोची कि रोहित भाई ने भी तो मुझे दिया था। रोहित भाई ने सीजन 7 में हम साथ थे, रोहित भाई ने मुझे मेरे शोल्डर पे हाथ रख के ही बोला था कि चल छोटे भाई राइड कर, जो मैं आज अर्जुन के साथ कर रहा था। कि भले मुझसे अर्जुन 2 साल छोटा होगा, मिनिमम मैक्सिमम 2 ही होगा, तो मैंने अर्जुन को भी हाथ रख के मार, चल छोटे भाई राइड कर, कोई दिक्कत नहीं है, मार तो स्कोर कर। तो वो जब रोहित भाई कर सकते हैं, मैंने तो उनसे ही सीखा ये चीज़ कि क्या बात होगी, जब उन्होंने मुझे बनाया तो क्या हो गया, अर्जुन भी बन जाएगा। क्या बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये मतलब मुझे अपनी बात का जवाब मिल रहा है। तो रोहित की तरह आपने टैटू बनवाया किसी के यहाँ पे? एक्चुअली मुझे टैटू का ना, मेरी बॉडी में एक भी टैटू नहीं है, मैं कहीं पे, मैं टैटू का शौक नहीं है, मुझे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। तो रोहित भाई के मुझे बढ़िया पसंद आते हैं टैटू की। वो तो ओपन अक्षय कुमार फैन है, वो अलग ही लेवल है। वो जब टीम भी छोड़ के गए थे, हाँ। मुझे आज भी याद है, सीजन 8 में वो हमारे साथ नहीं थे, और सीजन 8 का हम सेमीफाइनल मैच दबंग दिल्ली के साथ हारे थे। तो सीजन 7 में वो जब मैच मुझ हार के आए, वो कहीं बाहर से आ रहे थे, तो मैं और राकेश नरवाल, हम दोनों बाहर बैठे हुए थे। तो रोहित भाई आए, तो राकेश को बोल रहे कि भाई राकेश, मुझे 2 मिनट पवन से बात करनी है, तू उधर चला जा। तो हमने आधा घंटा बात की रोहित भाई ने। लास्ट बार जो हमारी कन्वर्सेशन सीरियस टॉक हुई थी, वो सीजन 7 में हुई थी। अच्छा। तो उनका, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि लीग वीक देख रहा हूँ, मैं पूरे अच्छे से देख रहा हूँ, लेकिन उनका इतना अच्छा ना प्रमोशन उस लेवल पे नहीं हुआ जितना अच्छा उन्होंने काम किए हैं टीम के लिए। उस हिसाब से उनको मुझे लगता है कि मिला नहीं है कि जितना अच्छा उन्होंने फील्ड पे काम किया एज ए कैप्टन, एज ए। बीच में एक न्यूज़ भी आई थी शायद, पुनेरी पल्टन के साथ वो जुड़ेंगे असिस्टेंट कोच या रेडिंग कोच। लास्ट सीजन मुझे सुनने में आया था कि आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना ऐसे, जब वो एज ए कैप्टन इतने अच्छे रहे, उनका कहीं पे क्रेडिट उनको नहीं मिला, लेकिन वो एज ए कैप्टन इतने अच्छे रहे, तो उनको लगता है कि ना और भी आगे चांस मिलना चाहिए, वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। पर आपने तो एक बार उनका शोल्डर होल्ड कर लिया था डिफेंस कर। वो गेम का पार्ट है, वो तो चलता रहता है। मेरा भी एक बार मंजीत भाई ने बोक लाइन पे मेरा उसी सीजन में हुआ था शायद, कि अगले सीजन 8 में, हाँ उसी में हुआ था। मंजीत भाई ने मेरा थाई होल्ड कर दिया था उस सेम पे, मैंने रोहित भाई का शोल्डर होल्ड किया, मंजीत भाई ने मेरा थाई होल्ड कर दिया। तो वो गेम का पार्ट है, वो उसको तो मैं कभी नहीं लेता इतना सीरियस कि कोई मुझे भी पकड़ सकता है, मैं किसी और को टैकल करूँ, वो गेम का पार्ट, वो चलता रहता है। नहीं, पर वो उसकी खास बात ये था ना कि उस तरह के टैकल होते नहीं है। एक बार सबसे पहले रविंदर पहल ने राहुल का रिस्ट होल्ड किया था, इस बार शंकर गदई ने रिस्ट किया है, आपने शोल्डर। तो ये 4-5 ही हुए पूरे के पूरे 12 सीजन में। एक बार सिद्धार्थ देसाई का भी किया था 2 में। करेक्ट।
हाँ वो भी मुझे याद आ रहा है। तो हाँ मतलब ये होते रेयरिस्टिक हैं, ये ऐसा ऐसा होता बहुत कम है। मुझे पता नहीं क्यों लगा उसमें कुछ, मुझे खुंदक दिखी कि अच्छा मेरे सामने पॉइंट लेके जाओगे रोहित भाई, मैं खुद जाके पकड़ता हूँ। मैं कभी लाइफ में उनसे कभी खुद तक कर ही नहीं सकता। वो चाहे भी, वो खुद सामने से भी चाहे ना, मैं उनसे कभी खुद तक कर ही नहीं सकता। और उन्होंने एज ए कैप्टन जो रोल निभाया ना, मतलब रणधीर कोच साहब का तो उनमें है कि उन्होंने खुल के मुझे चांस दिया, लेकिन कैप्टन का भी एक रोल होता है। कैप्टन चाहे तो थर्ड राइडर को ज्यादा रेड दे ले, कैप्टन चाहे तो फर्स्ट राइडर को कितनी रेड दे। तो वो रोल रोहित भाई का था। वो चाहते मुझे कम भी रेड दे सकते थे, उनके हाथ में था। सीजन 7 में तो मैंने रिकॉर्ड बनाया 39 पॉइंट का। करेक्ट। तो उस मैच में हाले रोहित भाई नहीं खेल रहे थे, बैक इंजरी थी, लेकिन वो चाहते खेल के 10 रेड भी कम कर सकते। 10 रेड भी अगर उन्होंने मार ली, मेरे 39 में से अगर उन्होंने 10 रेड भी ले ली, तो मेरा तो वो जो 39 का रिकॉर्ड था वो कभी बनता ही नहीं। करेक्ट। वो बात ही नहीं आती आज तक, जो हम बैठ के बात कर रहे हैं वो बात ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा चाहा नहीं, कभी कुछ मेरा हो रहा है सपोर्ट ही किया। वो 39 पॉइंट वाला मुझे याद है, वो एक रिकॉर्ड बना। फिर सीजन 6 में जो उससे पहले जो आपका एकदम से एनॉर्मस ग्रोथ हुआ, अच्छा उसकी कहानी मैं फिर से बता दूं, मैं कोई 25 करोड़ बार बता चुका हूं। सीजन 6 शुरू हुआ, हम लोग मुंबई में थे और मुंबई के सीलिंग के ऊपर हमारी गाड़ी थी। रणधीर सिंह शेरावत साहब का फोन आया। वो सीजन का पहला दिन था, आपका मैच नहीं था उस दिन, पहला दिन था। और कोच साहब, कुछ काफी सारे कोच हैं जिनसे हमेशा बात होती है, वो खुद ही फोन करते हैं। फोन उठाया, राम राम हुई, नमस्ते हुई। मैं कहा कोच साहब क्या नया कर रहे हो? बोले सुनील भाई इस बार पवन शेरावत को देखना। ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ। 250 पॉइंट नहीं लिए, कोचिंग छोड़ दूंगा। अच्छा पवन पिछली बार गुजरात में थे, वो 11 पॉइंट थे, पूरे सीजन में 11 पॉइंट थे। मैंने कहा कोच साहब रोहित आपका कैप्टन, काशीलिंगढ़ के पवन शेरावत 250 पॉइंट, कोचिंग छोड़ दूंगा। वो पवन क्या है, 250-250 पॉइंट। हाँ उस सीजन 276 पॉइंट थे, 200 पौने, हाँ मतलब 100 पॉइंट ज्यादा आगे जो कोच साहब के दावे से। तो हम देख रहे हैं एक सुपर 10, दूसरा सुपर 10, तीसरा सुपर 10। वो इतना एनॉर्मस सीजन रहा, ट्रॉफी जीती, एमवीपी बने, 39 पॉइंट। फिर लोगों को लगा कि भाई पवन के अंदर तो एटीट्यूड आ गया, ये तो जिस टीम में जाता है ये अपनी पसंद के खिलाड़ी आएंगे और अपनी पसंद के स्टार्टिंग 7 खेलेंगे। ये इतनी जब बात होती है इतनी जगह जगह से, कुछ तो सच्चाई भी होती होगी पवन। हाँ सच्चाई तो यही है भाई साहब। इसमें देखो, कोई भी अगर मान लो मैं कैप्टन हूँ, तो कैप्टन भी तो कोच के साथ कंसल्ट करेगा ना कि आज के मैच में कौन फर्स्ट 7 होना चाहिए। देखो टीम में तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि अगर जब कोई टीम बन रही है, वो एनालिस्ट का काम है, कोच का काम है कि टीम में किसको ले। वो 20-25 बंदों की स्क्वाड होती है, उसमें मेरा कोई रोल होता भी नहीं और मैं उसमें कर भी कुछ नहीं सकता, वो उनका काम है। क्योंकि मुझे ही कोई फ्रेंचाइजी ले रही तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि इसको भी ले लो। तो वो रोल अलग है। लेकिन जब टीम का फर्स्ट 7 की बात होती है तो वहाँ पे हाँ मैं बोलता हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि आज ये प्लेयर है, मान लो कोई सामने हमारे खेले अयान लोचब के 2 अटैक बड़े पॉपुलर है, एक बोनस का अटैक और एक आगे टच का, लेफ्ट कॉर्नर पे टच का। तो मुझे ऐसा लगेगा कोई लेफ्ट कॉर्नर स्पीड वाला है और वो उसके टच नहीं खाएगा, तो मैं उसको उस दिन रिकमेंड करूँगा कि कोच साहब आज इसको लेफ्ट कॉर्नर को देख लो। और राइट कॉर्नर कोई एंकल स्पेशलिस्ट है, जैसे आजकल गौरव खत्री बड़े अच्छे एंकल उठाता है। और हेल्पर पे जब मोहित गोयत खेलता है उसके साथ तो वो एकदम बन जाता है। असलम खेले जब भी उनमें बात बन जाती है, या मोहित गोयत खेले वो एंकल उठा लेता है, तो चीज़ें ना वो कर लेते। तो ऐसी चीज़ों को मैं बोलता हूँ, मैं फेवर में हूँ ऐसी चीज़ें की। अगर मान लो सामने अयान लोचब खेल रहा है, सामने देवांग खेल रहा है, उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनके प्लस पॉइंट के सामने हम कर क्या सकते हैं। तो वो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कोच साहब ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे इस चीज़ों को रख सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर, जैसे हमने एक बार याद है सीजन 6 का फाइनल मैच था और राइट कॉर्नर महेंद्र खेला था। करेक्ट। और महेंद्र की मेन जो साइड है लेफ्ट कॉर्नर है। करेक्ट। तो वो इसलिए खेला था क्योंकि पावर, उस सामने हमारा सचिन तनवर रेडर था, गुजरात की टीम में खेल रहा था, और सचिन की और महेंद्र की पावर देखी जाए, महेंद्र में बहुत पावर है। तो सिर्फ वही पावर के खेल के लिए कोच साहब से बात हुई, कोच साहब बोले कि, मैं बोला कोच साहब राइट कॉर्नर पे हैं और भी प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन पावर वहाँ पे ज़्यादा चाहिए थी। तो कोच साहब बोले कि ना महेंद्र में पाऊँ बहुत पावर, और प्रैक्टिस में मैंने देखी भी। मैं कहा हाँ कोच साहब। तो वो चीज़ें मिल के बैठ के हुई, महेंद्र खेला उस मैच में, महेंद्र ने 2-3 टैकल लिए और टाइम के टैकल लिए और मैच हम जीते। वो सिर्फ पवन की राइडिंग से नहीं जीते, वो एक टीम गेम से जीते। उस मैच में 2 छोटे छोटे कवर खेले थे, अंकित और एक लेफ्ट को अजय अंकित की जोड़ी, अजय अंकित, वो उसी मैच में खेले थे। उससे पहले 1-2 मैच मिले थे लेकिन इतना अच्छा किया नहीं, लेकिन उस मैच में खेले थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसी चीज़ों के मैं सपोर्ट में रहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि पिछले मैच में किसी ने हाई फाइव किया
और अगला मैच लग रहा है कि उसके सामने फलाना रेडर है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, फिर भी मैं उसको खिलाऊं, तो वो मैं उस चीज़ के फेवर में कम ही रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये दूसरा प्लेयर अगर इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टीम जीत रही है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि टीम कैसे जीते। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी, जैसे मैंने बहुत बार अपने ऊपर भी मैंने किया है, नितेश मेरा टैकल कर लेता था सीजन 6-7 में, यूपी योद्धा से खेलते थे नितेश, तो मेरा टैकल कर लेता था, तो हम जीतने के लिए मैं सुमित मलिक की रेड मरा देता था कि सुमित की ज़्यादा रेड करा दी। हरीश नायक एक प्लेयर हुआ करता था कर्नाटक का, उसकी रेड करा दी। मैं अपनी रेड खुद रोक लेता था सीजन 7 में 8 में। कई बार ऐसा होता कि सामने मुझे लग रहा है कि डिफेंडर बड़ा मुझ पे ज़्यादा टाइट खेल रहा है, वैसे इतना अच्छा है या नहीं वो सेकेंडरी होता है, लेकिन मेरे पे वो अच्छा खेल रहा है, तो मैं अपनी रेड रोक के मैं दूसरे रेडर की रेड चला देता था। उससे क्या है कि वो एक गेम का पार्ट है, मैं उसको ऐसा नहीं सकता मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, इसको और भी कैप्टन कर रहे हैं। विजय भी देख लो, लास्ट के 2-3 मैच उठा, उसने भरत का कितने अच्छे से यूज़ किया है। अगर उसी चीज़ को कोई बोलने लग जाए, यार विजय तूने तो परफॉर्म नहीं किया, यार तेरे तो मैच में 4 ही पॉइंट थे और भरत के तो 22 पॉइंट थे, तू भी तो रेडर है, विजय भी रेडर है और भरत भी रेडर है। तो विजय को अगर कोई बोला जाए कि यार तू तो यार आज खेला नहीं, लेकिन उसने कितना अच्छा भरत का यूज़ किया, तो वो एज ए कैप्टन का रोल है। उस रोल में मैं हमेशा रहा हूँ, लेकिन उस रोल पे क्वेश्चन भी उठ सकते, क्वेश्चनिंग बड़ी हो सकती है कि विजय आज तो कुछ नहीं खेला, पवन आज तो कुछ नहीं खेला, लेकिन देखा जाए भरत का कितना अच्छा यूज़ किया। वो चाहता भरत को रोके खुद रेड करके टीम को हरवा भी सकता था, या स्कोर में डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस से हार सकते थे, लेकिन वो यूज़ करने का काम है। वही मैंने एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन मैंने निभाया है कि जहाँ मुझे लगा मुझे रेडिंग करनी चाहिए मैं गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मुझे टैकल कर रहा है तो दूसरे रेडर को भेज दिया, वहाँ से स्कोर निकलवाए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो पवन, एज अ रेडर हमने आपकी क्लास देखी है, आपने बड़े बड़े मैच जितवाए हैं इंक्लूडिंग सीजन 6 फाइनल। एज अ कैप्टन आप अपने प्लेयरों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तलाईवाज में आप 2nd-3rd रेडर खेलने को तैयार थे एज अ कैप्टन, जैसे इस बार असलम इनामदार का रोल रहा है, उस 3rd रेडर खेला है, उसने टीम चलाई, फाइनल ले गया, आप उस रोल में आने को तैयार थे। फिर दिक्कत क्या हो गई टीम के साथ? हमें तो एक पोस्ट मिलती है, इनफैक्ट पोस्ट से पहले मुझे वाइजैग से किसी का फोन आया था कि भाई कुछ हुआ है तमिल तलाईवाज के कैंप में। शाम तक पोस्ट आ गई कि पवन सरावत को घर भेज दिया गया, तो दिमाग के होश उड़ गए। फिर 1-2 दिन बाद आपका वीडियो मैंने देखा, तो इतनी सारी एज अ प्लेयर भी एज अ कैप्टन भी कोई कमी किसी को एटलीस्ट परफॉर्मेंस में कभी नहीं दिखी है ना? तो दिक्कत क्या हुई फिर इस बार? दिक्कत क्या हुई, इसका सीधा ये है कि ना मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको। कोच साहब से जो मेरी बात हुई, कोच साहब ने मुझे जिस रोल में चाहा मैंने वो रोल निभाया। वो रोल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से एज ए प्लेयर मैं चाहूँगा कि मैं उस रोल को 100% अपनी एनर्जी से दूँ, अपना एफर्ट पूरे लगाऊँ। लेकिन वो रोल निभाने के बाद रोल और भी चेंज कर दिए गए। वो कोच की तरफ से रोल चेंज नहीं हो रहे थे, वो मैनेजमेंट की तरफ से रोल चेंज हो रहे थे कि ये रोल होंगे, और जब मैं बोल रहा था कि चलो ठीक है मैं उस रोल में भी आ जाऊँगा, लेकिन कोच मुझे बोल रहे तो मैं जब भी आऊँगा, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हो मैं उस रोल का भी पार्ट बन जाऊँगा। लेकिन फिर वो बोल रहे थे कि ना फर्स्ट 7 में भी ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे कि कोई प्लेयर फिट नहीं है उस प्लेयर को खिलाएंगे। और मैं एक प्लेयर के लिए बोल रहा था कि जैसे नरेंद्र कंडोला, मैं नरेंद्र कंडोला को बोल रहा था कि कंडोला को चांस दो, वो एंकल भी बहुत अच्छा उठाता है और राइडिंग भी बड़ी अच्छी करता है। कंडोला तो बनता है टीम में, किसी भी टीम की स्टार्टिंग 7 में बनता है। अगर वो आगे भी खेलेगा तो प्लेयर तो है, देखो करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि सफागी बुरा है, लेकिन नरेंद्र कंडोला अच्छा है, ही इज गुड डेफिनेटली। दोनों में कंपैरिजन किया जाए ना तो नरेंद्र कंडोला बहुत अच्छा है सफागी के सामने। अगर कंपैरिजन किया जाए तो सफागी भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन कंडोला के सामने मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कंपैरिजन ही करना गलत है। ओके, तो एक कंडोला के लिए भी बोल रहा था, एक और साइड के लिए मैं बार बार बोल रहा था कि वो साइड खेलनी चाहिए। जैसे बाबू था, राइट कॉर्नर था, बाबू को बाद में लेके आए जब मेरे जाने के बाद। करेक्ट, अरुलंत बाबू। हाँ, उससे पहले सिर्फ टीम में एक ही राइट कॉर्नर था, वो था सुरेश यादव। उसको तो छागर को तो चोट लग रखी थी, कैंप में उसने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की। तो उन चीज़ों को लेके ना बड़ी मतलब मेरे भी सीईओ साहब से बात भी हुई, मैनेजमेंट में भी बात हुई कि ऐसे ऐसे हो रहा। फिर मुझे ऐसा बोला गया कि आप फर्स्ट राइडर एज ए अर्जुन, सेकंड राइडर सफागी और थर्ड राइडर आपको खेलना है। मैंने उसके लिए भी एग्री कर दिया। ओके, तो फिर बोले कि ना साइड ऐसे ऐसे खेलेंगी, और मुझे कोच बता नहीं रहा कि मैं जब कोच से बोल रहा हूँ कोच साहब, तो कोच साहब भी बोल रहे हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो ऐसा ही होता है। मैं मगर ठीक है, फिर साइड भी चेंज करने लग गए। लेकिन जब टीम हार रही है, किसी कारण टीम हार रही है, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे वो,
कि कोई टीम अगर कोई मैच हार गई तो उस पर बोल रहे हैं कि ना इस टीम का कैप्टन तो पवन था, टीम का मेन लीडर अर्जुन था, तो जब यही दोनों होके एक टीम को नहीं जिता पाए तो फिर तो ये कहीं ना कहीं अर्जुन में कमी है, कहीं ना कहीं पवन में कमी है। तो वो चीज़ें थी और वो उस लेवल तक बढ़ गई थी। कहते कहते जैसे बंगाल के साथ मैच था तो उससे मैंने एक दिन पहले बोला था कि कोच साहब मगर मैं ये 2 मैच की गारंटी देता हूँ आपको, हम 3 में से 2 मैच हार गए लेकिन बंगाल के साथ और बेंगलुरु बुल्स के साथ है, मैं 2 मैच की गारंटी देता हूँ, जिता के दूंगा। तो कोच साहब ने थोड़ा सा अपसेट में, मतलब थोड़ा सा मूड सा ऑफ था, तो उन्होंने ज़्यादा हाथ पैर मेरी बातों में लिए नहीं, तो बोले कोई बात नहीं देखेंगे, तो राइडिंग कर, प्रैक्टिस टाइम की बात थी। तो मैंने अपने बढ़िया राइडिंग की। नेक्स्ट डे सीधा मुझे 7 बजे फ़ोन आया कि ठीक है भाई आप घर चले जाओ। मैंने रीज़न पूछा तो रीज़न बोले कि भाई देख लो जो आपको सही लगे आप देख लेना, मगर फिर भी आपको जो सही लगता हो कि मेरा ये रीज़न होना चाहिए तो मुझे वो रीज़न दे दो। मैं अपनी तरफ से क्या, उन्होंने ठीक है भाई हम रीज़न आपको मेल कर देंगे। तो उन्होंने मेरे घर जाने के, मतलब घर जा रहा था जब उन्होंने मुझे थोड़ी देर जब टिकट विकेट उन्होंने भेजी तो उसके बाद उन्होंने मेरे पे मेल भेजा कि हाँ ये आप पे रीज़न दिया। तो मैं तो शौक था वो रीज़न पढ़ के भी कि क्या थोड़े थोड़े छोटे छोटे रीज़न थे कि आप किसी शूट में 5 मिनट लेट थे, कैप्टन शूट में 10 मिनट लेट थे, और जो कि कैप्टन शूट टीम का होता ही नहीं है, वो मशाल का शूट होता है और वहाँ पे तो मेरा टाइम पे जाना है। मैं प्लेयर हूँ, मुझे आइडिया है कि टाइम पे कैसे जाया जाता है, तो मैं लेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज़ें थी। अब इन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया गया मुझे भी आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। कुछ लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, कोच के साथ अनबन हुई होगी, मैनेजमेंट में अनबन होगी। अनबन तो मेरी किसी से हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब देखा जाए आप भी क्या हिसाब लगा पाओगे इस बात से कि क्या हुआ। सीधा सीधा बस पवन का यूज़ नहीं हुआ, टीम को ऐसा लगा कि पवन की ज़रूरत नहीं है टीम में, और टीम चाहे कि भाई पवन का यूज़ नहीं है तो ठीक है मत करो। अब उसमें मैं भी फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि भाई नहीं नहीं मुझे तो खिलाओ या मेरा ये यूज़ और ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है मेरा तो रणधीर कोच साहब ने किया है, उसके बाद हुड्डा कोच साहब ने किया। हुड्डा कोच साहब ने बढ़िया से कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन में मुझे राइडिंग के लिए भेजा हुआ है कि जा पवन राइडिंग करके लास्ट। हुड्डा साहब पे मैं आता हूँ, वो हुड्डा साहब भी, शेरावत साहब भी, संजीव बालियान, सबके लिए बड़ा सम्मान है, कबड्डी के लिए बड़ा सम्मान है, क्योंकि पवन को और मुझे बहुत सारे लोगों को कबड्डी ने बहुत कुछ दिया है। आप तो प्लेयर हो, मैं तो दूर दूर तक खेल से वास्ता नहीं है। सो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि टीम ने जब आपको घर वापस जाने के लिए कहा तो ये कारण बताए कि आप शूट्स में 5-10 मिनट लेट आए हो, ये आपको ऑफिशियल कारण मिला है? ये मुझे ऑफिशियल मिला है कि मैं शूट में 5-10 मिनट लेट था। तो आपने स्वीकार कैसे कर लिया उस चीज़ को? मैं जब लेट था ही नहीं तो मैंने स्वीकार नहीं किया। तो आपको फिर आप लड़े नहीं अड़े नहीं कि ये कौन से कारण दे रहे हो? ये कोई टीम के कैप्टन को, इतने बड़े प्लेयर को घर भेजने के रीज़न है क्या? तो एक रूल है कि ना चाहे तो टीम भेज सकती, लेकिन कारण दे के नहीं। टीम चाहे तो मुझे एज ए कैप्टन से हटा सकती थी, टीम चाहे मुझे बेंच पे बिठा सकती थी, टीम चाहे मुझे घर भेज सकती थी, लेकिन कारण थोड़े से रीज़न स्पेसिफिक अच्छे होने चाहिए कि हाँ यार ये रीज़न तो हैं। तो जो रीज़न उन्होंने मुझे दिए 5-5, 10-10 मिनट के, तो वो तो एक रीज़न बनाया कि ठीक है भेज देते हैं कि कोई वो क्या बोलते हैं ना, रूल को उन्होंने अच्छे से पॉलिश करके, रूल का इस्तेमाल करके मुझे किया। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से बोला है, उनको भी मेल पे भी मैंने जवाब दिया है कि देखो मैं अनडिसिप्लिन नहीं हूँ, और इन सब चीज़ों में मैं चाह भी कि मेरी ओनर से, टीम ओनर से एक बार बात हो, क्योंकि वो बड़े इनोसेंट हैं। प्रसाद सर है, मैं उनसे जब सर्जरी हुई थी मैं 2-3 बार उनसे मिला, वो मेरे लिए हॉस्पिटल आए, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। वो दिल्ली एक उनका होटल है, वो उसमें वहाँ रुकते थे, और मुझे फ़ोन आया कि पवन आ जाए यार ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, प्रसाद सर ने। तो वो टाइम मैं भूल नहीं सकता। तो वो बड़े इनोसेंट हैं, और उनके बेटे हैं निखिल, वो मेरे से भी एज में 1-2 साल छोटे हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन उनको तो इस बार उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया? सॉरी, मतलब मैं खुद ये बात मुझे याद है, मैंने अपनी वीडियोस में कही है कि टीम ओनर्स को चाहिए पवन को और जो भी मैनेजमेंट के साथ आपका इशू है, एक टेबल पे बिठाओ, चाय पिलाओ और इशू सॉल्व करो। इस बार टीम ओनर्स ने इंटरव्यू नहीं किया। मैंने तो सामने से चाहा कि मेरे पास नंबर भी था उनसे कि मैं बात करूं। मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाह रहा था कि किसी ने कोई गलत किया, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाह रहा था ओनर्स के सामने कि देखो अनडिसिप्लिन का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन टीम में जो हो रहा है एटलीस्ट मैं वो तो बता पाऊँ। क्योंकि टीम अगर हार रही है, इस सीजन भी टीम हारी, इससे पहले सचिन तंवर भी था जब भी टीम हारी, उससे पहले अजिंक्य पवार वगैरह, सागर वगैरह सब फिट थे, उससे पहले भी हारी, उससे पहले जब हसन कोच साहब थे एक सीज़न वो जीतते,
उससे पहले मंजीत वगैरह थे, अजय भाई थे, जब भी वो टीम हारी। वो तो क्या टीम बनी थी। मतलब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या एक चीज सेम है जो टीम तो हर बार अच्छी बन रही है लेकिन ये टीम हार क्यों रही है? और पता सबको रीजन है, मुझे भी पता है क्यों हार रही है। क्यों हार रही है? मैंने जैसे बताया कि वहां कोच नहीं डिसाइड करता, कैप्टन डिसाइड नहीं करता कि आज उसको कितनी राइड करनी है, अच्छा, कि आज मेन राइडर के रूप में कौन खेलने वाला है, आज सेकंड राइडर कौन खेलने वाला है, राइट कॉर्नर कौन खेलने वाला है, वो उनको पता नहीं रहता। यहाँ मतलब आप कितनी रेड करोगे ये भी कोच डिसाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब कितनी राइड करोगे, बस ये बोला गया 4-5 में तू राइड कर लियो, ओके, 6-7 में ये करेगा। अगर इसी फॉर्म को कोच या एनालिस्ट समझाए मुझे तो मुझे समझ में आए इस तरीके को काम करने को, लेकिन मुझे समझाए, चलो मुझे कोई भी समझा दे, लेकिन समझाने के बाद मैंने वो किया और वो टीम हार गई तो फिर उसका जिम्मा भी लें कि भाई ये हमारा प्लान था और हमने ऐसा चाहा था, इस वजह से हार गई। हार रही है तो फिर वो हराई है पवन ने या अर्जुन ने या सफाकी ने या नरेंद्र ने या सागर ने, किसी ने भी, एक पर्टिकुलर लोगों पे नाम आ रहा है। प्लान प्लेयर्स के प्लान से तो खेल ही नहीं रहे, या कोच के प्लान तो खेल ही नहीं रहे, प्लान किसी और का हो रहा है, हार इनके सिर आ रही है। सचिन तेंदुलकर कोई कमजोर प्लेयर थोड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े पैसों में भी लिया था, लेकिन कुछ मैच के बाद सिर्फ 70-80 पॉइंट है पूरे सीजन में, करेक्ट, और जिसमें से 20 पॉइंट तो तेलुगु टाइटन के सामने थे, तो यानी 80 पॉइंट है तो 60 पॉइंट बच गए सचिन के, और पूरे सीजन में इतने ही पॉइंट, और वो बाहर बैठा है। पिछले, चलो अब के सीजन तो टीम अच्छी, इतनी बैलेंस टीम बनी थी कि कहीं पे जगह बननी थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि असलम भी एक अच्छा प्लेयर है और वो लेफ्ट राइडर नया लड़का वो भी अच्छा प्लेयर है, आदि वो थर्ड राइडर पंकज मोहित है, वो उसका भी रोल एक अच्छा रोल है, तो वो टीम ही इस तरीके से बनी थी। लेकिन ये टीम इस तरीके से थोड़ी थी। लास्ट सीजन जब सचिन तेंदुलकर यहाँ था तमिल तलाईवाज में, इस टीम को 100% नीड थी एज ए राइडर की सचिन की, करेक्ट, लेकिन वही कि सचिन परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ अंदर अंदर बातें कि सचिन कैसा कर रहा है, सचिन क्या कर रहा है, लेकिन एज ए सचिन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, उसको बाहर बैठा दिया। चलो अब के सीजन का अलग सिनेरियो है कि टीम में राइडर अच्छे हैं, लेकिन पिछले सीजन थोड़ी थे, इस टीम में राइडर ही कौन थे, गिने चुने राइडर थे। करेक्ट, सचिन और मोइन शफाकी थे, नरेंद्र थे, नरेंद्र को मिड सीजन में चोट लग गई थी, सफाकी अकेला ही राइडर था और सफाकी से ही सारी राइड कराई गई उस टीम ने। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर आप प्लेयर से ज़्यादा प्यार करते हो, करना भी चाहिए, अच्छा प्लेयर भी है, करना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए, डेवलप करना भी चाहिए, लेकिन आपने किसी प्लेयर पे इतना पर्स अपना वैल्यू खर्च किया है तो उसको थोड़े बहुत चांस तो देने चाहिए। अगर वो बुरा है तो साबित तो करो कि वो बुरा है, सिर्फ आपने बोल दिया वो बुरा थोड़ी है। अब ओनर्स के माइंड में क्या खल जाएगा, यार सचिन पे तो पैसे वेस्ट गए, उससे पहले पवन सहरौत पे लगाए थे तो 24-26 वो भी वेस्ट गए, तो ओनर्स के माइंड में आएगा कि हम राइडर पे पैसा लगा रहे हैं लेकिन वो वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट जा नहीं रहे, उसको वेस्ट किया जाता है। कैसे? यही कि सचिन को बाहर बैठा दिया। बट क्यों बाहर क्यों बिठाएंगे इतने महंगे प्लेयर को? अब उसका जवाब मैनेजमेंट दे सकती है अच्छे से, कोच तो दे ही नहीं सकते। अब उस टाइम कोच थे शायद उदय सर थे और सरलाथन थे, तो वो मैं मानता हूँ उनके पास भी, जो अब संजीव कोच साहब से पूछोगे कि पवन को घर क्यों भेजा, कभी आपका बात हो या किसी की भी बात हो आपके माध्यम से अगर मैं बताऊँ तो, अगर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी संजीव कोच साहब से पूछा जाए कि पवन को घर क्यों भेजा, जवाब ही नहीं है उनके पास, और वो बोल ही नहीं सकते इस चीज़ पे कि क्यों भेजा, क्योंकि उनको भी पता गलत भेजा गया। अब सचिन को बाहर क्यों बैठाया गया, सचिन को पता है कि वो गलत बैठाया गया, सरलाथन कोच साहब को भी पता गलत बैठाया गया, उदय कोच साहब को भी पता वो गलत बैठाया गया, लेकिन वो बोल ही नहीं सकते, इसका जवाब दे ही नहीं सकते कि क्यों बैठाया गया, बस बैठा दिया गया। एक और चीज़ है पवन से, आपने पहले भी कहा, अभी भी आपने बड़े विस्तार से बताया कि मैनेजमेंट, आपने अपने वीडियो में भी मैनेजमेंट का ही यूज़ किया था, मैनेजमेंट के किसी इंसान से। अब मैनेजमेंट के एंगल से बात करो तो वो एक तरह से वो बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, खेल है, प्यार है, लेकिन बिजनेस का एंगल भी है। फिर अब कबड्डी में एनालिसिस बहुत होने लगा जो 15 साल पहले नहीं था, तो अगर वो टीम को चलाना चाह रहे हैं अपने तरीके से तो इसमें गलत भी क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब प्लेयर के प्रोस्पेक्टिव से देखो ना, प्लेयर कौन सा ये चाह रहा है कि टीम हारे, अपने प्लेयर का माइंड सेट रहता है टीम जीतनी चाहिए, कप उठाना चाहिए। आशु का माइंड सेट होगा कि मुझे चैंपियन बनना है, और यही माइंड सेट असलम का भी होगा, और यही माइंड सेट जो 12वें नंबर पे जो भी टीम आई होगी, मेरे ख्याल से बंगाल आई है शायद, हाँ। तो देवांग का भी माइंड सेट होगा कि मुझे चैंपियन बनना है। करेक्ट। तो माइंड सेट प्लेयर का तो एक ही माइंड सेट रहता है, लेकिन ये माइंड सेट सेम, मैं नहीं बोला सब मैनेजमेंट ऐसी है,
तेलुगु टाइटन की मैनेजमेंट है, वो हमेशा चैंपियन की सोच रखती है, चैंपियन बनना चाहती है। बेंगलोर बुल्स है, गुजरात का तो कहना ही क्या है, वो तो हमेशा चाहते हैं कि हमें चैंपियन ही बनना है। वो तो स्पेशल हमारे योगा वगैरह, ध्यान वगैरह लगवाते थे। मैं सीज़न 5 में था कि आप ध्यान लगाओ कि आप सोचो कि आप चैंपियन, आपकी ट्रॉफी आपके हाथ में है। पर खिलाया तो उन्होंने आपको था नहीं पूरे सीजन में। वही बात है कि अब मान लो मुझे नहीं खिलाया तो इसका मतलब वो कोच बुरे नहीं है, वो मैनेजमेंट बुरी नहीं है। मैंने कभी भी, पहले भी और आज मैं बोल रहा हूँ कि ना वो मैनेजमेंट बुरी ना वो कोच बुरे। इसलिए बुरे नहीं क्योंकि जो खेल रहे थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब आज सचिन तंवर बोले कि मुझे नहीं खिलाया और मेरा तो यूज़ ही नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन जो खेल रहे हैं ना वो भी तो अच्छे खेल रहे हैं। अगर ऐसा फील हो कि सचिन से बुरे प्लेयर अंदर खेल रहे हैं और फिर सचिन के मन में ख्याल आए मेरे से अगर बुरे प्लेयर खेले, उस टाइम फर्स्ट टाइम में सचिन तंवर खेल रहा था, रोहित गुलिया खेल रहा था, राकेश नरवाल खेल रहा था, चंद्र रणजीत खेल रहा था, सुकेश हेगड़े खेल रहा था, वो मेरे से अच्छे थे और उस टाइम में वो स्कोर भी कर रहे थे। भले प्रैक्टिस में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन के साथ टीम विन की है तो लोग चाहते हैं, या एज ए कैप्टन है, एज ए CEO, एज ए कोच, सब कुछ ये चाहेगा कि उसी कॉम्बिनेशन के साथ हम अगला मैच भी खेलें और जीतें। तो मैं भले बाहर बैठा था, लेकिन मैं कभी भी उस सीजन में निराश नहीं था कि ऐसे, बस मन में ये ख्यालात थे कि यार मेरी कबड्डी फिनिश होगी। लेकिन एज ए टीम देखा जाए तो वो सही था। जिस टीम के साथ वो फाइनल खेले, सीजन 5 में फाइनल खेले थे हम लोग, गुजरात में थे, और तो क्या बुरा था। अब ऐसे पुनेरी पलटन फाइनल खेली, क्या बुरा था। भले बेंच पे अकेला सचिन थोड़ी बैठा है, अमान भी बैठा था, वो भी अच्छा प्लेयर था, नेशनल गेम में अच्छा खेला था। फाइनल में तो विशाल को बेंच पे बिठा के अमान को खिला लिया था बाद में। तो ये सिनेरियोज होते रहते हैं, तो इनमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि बुरा मानने वाली कोई बात है, इसमें मैं बुरा भी नहीं मानता। लेकिन टीम परफॉर्म कर रही है तो बुरा जब लगता है कि टीम का प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा और फिर भी बाहर बैठाया जा रहा है। जैसे लास्ट सीजन मुझे सचिन के लिए बड़ा बुरा लग रहा था, इस सीजन मुझे अपने लिए ही खुद ही, जब मैं पिछले सीजन किसी और के लिए बुरा सोच रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए मुझे खुद ही बुरा लग रहा था कि यार टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही। मतलब कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बढ़िया हो रहा है कि तमिल तलाईवाज हार रही है, मुझे सच में बुरा लग रहा था कि तमिल तलाईवाज हार रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा नाम तो जुड़ा हुआ उस चीज़ से। जिस टीम में मेरा नाम जुड़ा और वो टीम हारती है तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। 1% भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तमिल तलाईवाज हार रही थी। भले मैं सीजन 9 में पहले ही मैच में मुझे इंजरी हो गई थी और उसके बाद मैं सर्जरी करा के गया था, लेकिन जब भी मैं टीम के टच में था और मैं चाहता था ये टीम फाइनल खेले, हालांकि वो सेमीफाइनल खेली, लेकिन मेरे दिल से इच्छा थी कि वो टीम फाइनल खेले, क्योंकि उस टीम से मेरा नाम जुड़ा हुआ था। और जहाँ नाम जुड़ता, मैं चाहता हूँ कि कहीं पे भी मेरा नाम जुड़े तो वो हमेशा गोल्ड पे खत्म हो, डायमंड पे खत्म हो, वो चीज़ ऐसे मिलनी चाहिए। ये बात पवन आपके सामने कैमरा पे बोल रहे हैं, पर बिना कैमरा के मुझे बोल चुके हैं। अब मुझे इसलिए याद आया क्योंकि वो जब सर्जरी के बाद रिहैब कर रहे थे तो लास्ट में कुछ मैचों में कमेंट्री में आए थे। कमेंट्री में आया था मैं, तो हमने एक बड़ी बाद में बाहर बैठ के चाय पी है, बातें की, तब भी पवन ने ये बोला था। इस बात को तो मैं ईमानदारी से गवाह हूँ। पर कुछ तो एक बैड लक खराब है ना पवन, आपका और तमिल। एक पहली बार गए, बहुत मोटा पैसा मिला, इंजरी आ गई। दूसरी बार चलो पैसा कम आया, लेकिन टीम बड़ी अच्छी थी, बड़ी बैलेंस टीम। पहली बार इंजरी आई, उसके बाद पवन घर आ गए। तो कुछ तो बैड लक चल रहा है टीम के साथ। मेरा ही बैड लक है भाई साहब, उसमें टीम का तो क्या ही बैड लक है। टीम का ये बैड लक है कि वो पोजीशन में नहीं जा पा रही, लेकिन मेरा बैड लक है कि मैं इस टीम से जुड़ा हूँ और वो टीम पोजीशन में नहीं गई। भले गुजरात में मेरा 19 रेडों के लिए यूज़ हुआ, 19 ही रेड थी, लेकिन वो टीम तो फाइनल खेल ली, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी रही। सीज़न 6 में भी खुशी रही, सीज़न 7 में, 8 में, 9 में मैं जुड़ा रहा, टीम सेमीफाइनल खेली, अच्छा लगा। सीज़न 10 में तेलुगु में गया, वो 12वें पर ही मुझे फिर से, भले पैसा मुझे मोटा मिल गया, लेकिन कहीं पे भी मेरी खुशी नहीं थी। और उस दौरान मैंने जो भी इंटरव्यू दिए होंगे या पोस्ट मैच इंटरव्यू होते हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि पैसा मिल गया। पैसा ना आपको कुछ लिमिट टाइम तक अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे मेरी खुशी मिलती है जहाँ मेरा नाम जुड़ा, या किसी भी ब्रांड के साथ मेरा नाम जुड़ा, उस ब्रांड के लिए मैं 100% एफर्ट दूँ, या किसी टीम के साथ मेरा नाम जुड़ा और उसके लिए मैं 100% एफर्ट दूँ, वो टीम बस फाइनल खेले। मेरा ये माइंडसेट रहता है और यही माइंडसेट इस साल था कि 60 लाख में था, 59,50,000 रुपये में था। लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला हुआ था कि पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं इस साल बहुत फिट होके आया हूँ, मुझे बस इस साल टीम को फाइनल खिलाना है। और वो माइंडसेट था ही मेरा, और मैंने बोला भी था। मैंने हमारे जो CEO साहब है, सुसैन है, तो जैसे ही टीम में लिया 3-4 दिन बाद उनकी कॉल आई थी, तो कॉल पे उन्होंने बहुत लंबी बात चली कि पवन अर्जुन लिया गया है, टीम बड़ी अच्छी हुई, तो बात हुई। तो मैंने भी नॉर्मल बात कन्वर्सेशन की कि हाँ सर बात सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी टीम होगी, लेकिन मैं आपको इस बात का प्रॉमिस देता हूँ, मैं ये सीज़न खेला और ये टीम सेमीफाइनल फाइनल नहीं पहुँची तो मैं अगले सीज़न नहीं खेलूँगा। और ये कभी आप सुसैन जी से मिलो, आप उनसे पूछना भी, ये मैंने बोला हुआ था उनसे कि अगर मैं खेल रहा हूँ और टीम अगर ये सेमीफाइनल फाइनल नहीं पहुँचती तो मैं आगे सीज़न खेलूँगा ही नहीं,
क्योंकि कोई मुझे फ्रेंचाइजी पैसा दे रही है और मैं उसको पहुंचा नहीं पा रहा, और मुझे अथॉरिटी भी दे रही है। लेकिन यहाँ आके ना स्नैरियो 9 सीजन वाले रहे नहीं कि बाद में चेंज करते करते वो चीज़ बची ही नहीं। किसी के माइंड में आया नहीं कि पवन ने भाई कुछ माइंड सेट से आ रखा है, चलो पवन को आप जो रोल दे रहे हो वो कर रहा है, वो निभा रहा है, वो एग्री भी कर रहा है, लेकिन ये जीतना चाह रहा है, इसको चाहिए क्या, इसने अलग से कोई शूज़ मांगे हों अपने लिए, पर्सनली मैंने कुछ मांगा हो कि मैं अपने घर से न्यूट्रिशन लेके जाता था। मैं किसी ब्रांड से स्पॉन्सर था तो मैं वहीं से उस टाइम में था, तो अपने घर से मेरा सारा न्यूट्रिशन जाता था, घर से मेरे मैट शूज़ जाते थे, घर से मेरा रनिंग शूज़ जाते थे। मैं अपना सब कुछ कि पर्सनली तो मांगना छोड़ो, मैंने टीम का भी जो ट्रॉली बैग टीम ने दिया है, तो मुझे मैनेजर ने बोल दिया कि पवन भाई ये ट्रॉली बैग मैं चेंज करवा के दूंगा, तो अभी मेरे पास रहने दो। ठीक है भाई, ट्रॉली बैग भी आप, मैंने टीम से सिर्फ किट लिए हैं, मैंने टीम से कब अभी भी और पहले भी मैंने टीम से ऐसे कोई डिमांड नहीं की। एक बार मुझे याद है सीज़न 7 में या 8 में, तो टीम प्लेयर्स बोल रहे थे कि क्योंकि कैप्टन मैं था, तो मुझे बोला किसी ने कि भाई टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, हमें ना मोबाइल वगैरह चाहिए। तो मैंने कोच साहब को बोला, मैंने मैनेजर को बोला कि ना टीम सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंच जाएगी तो कुछ तो गिफ्ट चाहिए, प्लेयर को कुछ तो चाहिए। लेकिन उस चीज़ का भी ना अलग से एक बना कि पवन तो ना डिमांड करता है, कहीं फ़ोन मांगता है। ये मैंने भी कहीं सुना था कि पवन डिमांडिंग बहुत है। लेकिन देखा जाए भगवान की दया से, पीकेएल की दया से, आज तक लाख रुपए की चीज़ तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी टीम से बोलूँ कि मुझे लाख रुपए की पर्सनली मुझे ये चीज़ दे दो। वो तो भगवान का और पीकेएल का धन्यवाद है कि मैं लाख रुपए की चीज़ तो नहीं मांगूंगा। लेकिन वो जब मैं फ़ोन टीम के लिए बोल रहा था कि टीम की कोच साहब ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और ना वो 19 प्लेयर थे हम टीम में उस टाइम, तो वो जो फ़ोन मैं मांग रहा था अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, 19 प्लेयरों के लिए मांग रहा था। वो मैं एक टीम के लिए लड़ रहा था कि ना सर मुझे एक एटलीस्ट और कुछ नहीं, एक फ़ोन तो गिफ्ट कर दो सर। और कई प्लेयर ऐसे भी होंगे जिन्होंने एप्पल देखा भी नहीं, जिन्होंने बड़े ब्रांड के फ़ोन कम देखे हैं, नहीं देखे। हाँ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे प्रो ही चाहिए, मैक्स ही चाहिए, कोई छोटा सा बस उनको एप्पल का लोगो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने एप्पल का मीनिंग ही नहीं पता कि एप्पल है क्या, किस ब्रांड का नाम है। तो मेरी ये चाहत थी कि मतलब जब सारे प्लेयर इकट्ठा होके आए हैं तो मैं एटलीस्ट अपनी बात तो रखूं, मैं प्लेयर्स के हिसाब से बात तो रख दूं कोच साहब के सामने, मैनेजमेंट के सामने, कि प्लेयर्स को कुछ दे दो। लेकिन उस बात को गलत बनाया गया कि ना पवन तो डिमांडिंग है, पवन कुछ है। अपने लिए क्या मांगा मैंने? कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी मैनेजर, कोई भी कोच मुझे बता दे कि पवन ने अपने लिए ये मांगा। अपने लिए पर्सनली मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। कभी किसी टीम के लिए मैंने बोल दिया, कोच साहब ने पूछा कि कोई होटल अच्छा बता दो पवन, तो मैं बोला मैं देख लो कोच साहब, आप देख लो। नहीं तू फिर भी सिटीज़ में शूट रहता है, तू घूमता फिरता रहता है, तो मैंने कोच साहब को बता दिया, कोच साहब ये होटल अच्छा है, आप ये कर लो बुक। तो इसमें पवन की क्या डिमांडिंग है? पवन मुझसे पूछा कि कोई चीज़ अच्छी है तो मैंने बता दी। इसमें मेरी अब इस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जाए कि पवन ने तो डिमांड कर दी, पवन तो 5 स्टार के अलावा कहीं रुकता ही नहीं। भाई हम तो जब स्कूल नेशनल में जाते थे तो कट्टे नहीं होते, कट्टे, तो उन पे होता था पहले स्कूल नेशनल, हम तो उन पे सोए हैं, तो मैं कहाँ से 5 स्टार की डिमांड करूंगा? वो जो जिनमें खाद आती है वो कट्टे व्हाइट कलर के, वो बिछाते थे स्कूल नेशनल में अंडर 19 में। तो वहाँ मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ पे अपना नेशनल खेला है, स्कूल नेशनल, तो मैं 5 स्टार की डिमांड करूंगा? तो डिमांडिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। वो टीम के लिए चीज़ होती है, वो टीम के लिए ही करता हूँ। पर मैं अच्छा एक और एंगल से देखूँ ना, डिमांड करना कुछ गलत भी नहीं है अगर हम जायज़ डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं किसी बड़ी कमेंट्री असाइनमेंट में हूँ और मुझे पता है चैनल का या दूसरी टीम के पास बजट होते हैं, आप किसी टीम के साथ जा रहे हो, तो एक बेसिक स्टैंडर्ड तो होते ही हैं, रहने के भी और ट्रैवल करने के भी और बाकी चीज़ें भी। उसमें तो खैर मैं पवन की तरफ से पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ कि वो तो डिमांड गलत नहीं है। पर एक बात और है पवन, जब सीज़न दर सीज़न करोड़ों रुपए मिलने शुरू होते हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, जो कई साल पहले तक कबड्डी में सुने ही नहीं थे। पहले सीजन में राकेश भाई 12,80,000 में गए थे, और उनको किसी ने बताया ना गांव में कि भाई 12,80,000 में, बोले पागल है के, 12,80,000 कौन देगा? अब भाई आपने 2.5 करोड़ देख लिए हैं, कुछ तो दिमाग पे भी फर्क पड़ता होगा प्लेयर्स के, भाई मैं तो अब राजा बन गया अचानक से। मुझे तो लगता नहीं कि भाई ऐसा मेरे साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है कि मैं कहीं से राजा बन गया, या मैंने किसी प्लेयर को ऐसे ट्रीट कर दिया कि भाई तू तो कुछ नहीं है, या क्या नाम है, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे तो जो सही प्लेयर लगा, और दोस्ती भी है। एग्जाम्पल बड़े याद आते हैं, क्योंकि ना इस सीज़न इतना मेरे माइंड में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं इन चीज़ों को देखते हुए। सीज़न 8 में था और कोच साहब ने साइन कराया था भरत हुड्डा को,
तो जब टीम में आया तो कुछ लोगों ने बोला कि ये तो सर्जरी करा के आ रखा है, और नया एनवाईपी साइन हुए थे और उसने सर्जरी कराई थी। तो भरत ने, मुझे याद है, हम गुड़गांव कैंप लगा था हमारा और हम किसी एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। तो भरत, मतलब मैं सीनियर था, भरत मेरा जूनियर था, एनवाईपी था, और उस टाइम मैं क्या नाम है टीम का मोस्ट सीनियर प्लेयर मैं ही था एज के हिसाब से। तो उस टाइम में 25-26 का था, वो यंग सी टीम थी। तो भरत मेरे पास आया कि सीधा कि भाई साहब मैंने सर्जरी करा रखी है और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में देख लेना कि कोच साहब को आप बोल देना। एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन मेरा क्या रोल है, आप ही बता दो, वहाँ मुझे क्या करना चाहिए। अपने जूनियर प्लेयर की बात सुननी चाहिए, आगे पहुंचानी चाहिए। तो मैंने वही किया। कभी भरत को कैंप में, कभी कोच साहब, कि मैं कोच साहब तक पता ही नहीं जाने दी है बात। मैंने आज भी कोच साहब को पता या नहीं पता कि उसकी सर्जरी हो रखी थी जब वो कैंप में आया, भरत हुड्डा की। अच्छा, पता ही नहीं क्यों। एज ए सीनियर प्लेयर का रोल ही यही ना कि प्लेयर को सपोर्ट करे। अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको पॉलिश करके उसका जहां तक उसको यूज है। हमारा 45-60 डेज का अराउंड कैंप था। और फिर भरत ने, जब मेरी बात हुई तो मैंने भरत को कैंप में कभी राइडिंग, माँ भाई तू तेरा मन करे, तू फिट फील करे, तू राइड कर, भाई तेरा मन करे तू राइड मत कर, तू एंकल पे खड़ा रहे। क्योंकि मुझे पता था उसके नी में इंजरी है। मतलब सर्जरी के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उतना ज़्यादा, मतलब सर्जरी के बाद 9 महीने तो मिनिमम चाहिए कि हील, मिनिमम मैंने बोला है कि 9 महीने तो ACL सर्जरी के बाद चाहिए चाहिए अगर आपको खेलना। अगर आप पहले खेलो तो रिस्क में खेलो, जो कि मैं भी खेला था, लीग भी खेला था, एशियन गेम भी खेला। वो रिस्की है, बहुत रिस्की फैक्टर है वो, लेकिन खेलना नहीं चाहिए 9th मंथ जब तक नहीं हो। और वो भरत आ रखा था। तो भरत का सीजन में भी मैंने यही काम रखा। राइडिंग उसने की, अच्छी की। जब मैंने उसको बोला जब तेरा फिट फील करे तो राइडिंग कर भाई, मेन काम है तेरा एंकल उठाने का। ओके, तो एंकल उठा, तेरे लंबे हाथ पैर है, तो ये काम अच्छा करता, तो एंकल उठा। कैंप में भी यही रोल था कि भाई तू एंकल उठा। अगर मैं सीनियर प्लेयर बन के उसको बोलूँ मार, तू रेड मार, और एक कॉर्नर को मैं बोल दूँ भाई डाई मार, आज भरत हुड्डा थोड़ी होता। उसका पैर टूट जाता, वो फिर से सेकंड सर्जरी आ जाती है, और सेकंड सर्जरी के बाद वापसी आना वो भी थोड़ा टफ हो जाता है। करेक्ट। तो प्लेयर का काम रहता है ये कि एक दूसरे प्लेयर को अच्छे से, अच्छा प्लेयर है तो उसको सपोर्ट करो। उस टीम में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त भी था उस साल, दीपक नरवाल। तो दीपक नरवाल से पहले मैंने भरत हुड्डा को खिलाया, क्योंकि कोच साहब का यही था कि कोच साहब भाई मुझे जीत चाहिए। तो जैसे नवीन इतनी फास्ट बोनस मारता था, उस साल नवीन ने शायद 29 बोनस मारे थे, 29 सुपर 10 किए थे कंटिन्यू। करेक्ट। तो माँ भाई इसके एंकल कौन पकड़ेगा, इतनी फास्ट एंकल घुमाता है वो। तो भरत का, हाँ भाई दीपक दोस्ती है, भाई है, भाई मेरे से तो बड़ा ही है, बहुत बड़ा है। तो मैं दोस्ती भाई अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है टीम कैसे जीतनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने खिलाया था, और वो टीम भगवान की दया से सेमीफाइनल तक खेली भी। वो आज भी भरत हुड्डा को हम देखते हैं बैठे होते हैं बोनस लाइन के ऊपर, जैसे लंगर। हमें तो मजाक करता था कि लंगर के लिए बैठा है, कोई बोनस डालेगा, पैर डालेगा और भरत पकड़ लेगा। भरत बोनस देगा नहीं इजीली, नहीं देगा। उसको किक लग गई। करेक्ट। मैंने वो मैच भी देखा, वो हारे थे वो मैच, उसमें किक लगी 2-3 उसको। लेकिन उसकी एक चीज है, उसने बोनस नहीं दी अपने सामने से। तो वो है, उसमें क्वालिटी है। वो प्लेयर बड़ा अच्छा, बड़ा इनोसेंट प्लेयर है, कभी तेज दिमाग लगाना नहीं चीजों को। उसको जैसे कैप्टन ने बोल दिया वो उस हिसाब से खेलता है। लेकिन उसको अच्छा ही भगवान की दया से उसको कैप्टन भी, मतलब 1-2 साल बीच में हो सकता है कि गलत जगह रहा हो या सही जगह भी रहा हो, लेकिन उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अब की बार बड़ा अच्छा यूज़ किया विजय ने उसका। मेरे साथ सीजन 8 में था, बड़ा अच्छा यूज़ हुआ। सीजन 9 में अकेला था, बेस्ट रेडर रहा था सीजन 9 में। सीजन 10 उसका कुछ खास रहा नहीं। 11 भी मेरे ख्याल से कुछ खास रहा नहीं, थोड़े से ढीले से रहे, उसका सही से यूज नहीं हो पाया। लेकिन वो प्लेयर बड़ा इनोसेंट प्लेयर है, उसको जैसा बोले वो वैसा कर देगा। पर क्या पैसा इनोसेंट प्लेयर को थोड़ा सा नॉट सो इनोसेंट बना देता है? नहीं, पैसा आया या पैसा नहीं आया? पहले आपको 2.5 करोड़ मिल रहे हैं, इस बार 60 लाख, और ऑक्शन ही बड़ी देर में शुरू हुई थी। मैं खुद हैरान हो गया। एक बार तो अनसोल्ड ही हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ, अनसोल्ड वाली बात थी। हाँ। तो ये चीजें अचानक से बहुत पैसा मिले और अचानक से ना मिलने लगे। प्लेयर भी तो इंसान ही है, फर्क तो पड़ता ही है सोच में हमारी। इस पे हम बात कर लेते हैं फजल अतराचली पे। एक प्लेयर वो था जो 1.5 करोड़ का बिका था, पुनेरी पल्टन ने लिया था। वो फजल अतराचली आज 20 लाख रुपए का गया। करेक्ट, बेस प्राइस पे। और आज उसने जो काम किया है, शार्दुल से भी अच्छा काम किया। शार्दुल कितने में था? 2.35। तो 2.35 से भी अच्छा काम किया आज उसने। MVP बने, MVP बने। तो क्या फजल अतराचली 20 लाख का ही प्लेयर था? तो इसलिए पैसा मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि पैसा मैटर नहीं करता, कि आपकी जो वैल्यू ऑक्शन में गई है वो वैल्यू आपके खेल को, आपके खेलने के ओरा को वो बिल्कुल कम नहीं कर देती। फजल ने प्रूव किया है कि भाई वो 20 लाख का प्लेयर था या नहीं था, वो अलग बात है। वो 20 लाख उसके
नाम के हिसाब से, उसके गेम के हिसाब से उसको मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, वो डिसाइड करेंगे ऑक्शन में जो बैठने वाले हैं वो लोग। लेकिन वो प्लेयर अच्छा है वो उसके हाथ में है डिसाइड करना। उसने करके दिखाया कि वो प्लेयर अच्छा है, वो टाइगर की तरह खेल रहा है। वो सुल्तान जो वर्ड आप लोगों ने दे रखा वो रियल में सुल्तान जैसा खेला। मैं उसको लेके प्राउड फील करता हूँ। जो आपने मुझे बोला कि 2 करोड़ 60 लाख में गया और आज मैं 60 लाख का ही हूँ, तो वो जो 2 करोड़ मेरे पैसे कम हुए हैं वो फ़र्क ही नहीं पड़ते। अगर मुझे अच्छे से चांस मिलता मैं प्रूव करके दिखा देता कि जिन्होंने मुझे 2 करोड़ 60 लाख दिए थे उन्होंने गलत नहीं दिए थे, उन्होंने सही दिए थे। और जिन्होंने मुझे 1.72 भी दिए थे या जिन्होंने मुझे 2.26 भी दिए थे तो वो गलत नहीं दिए थे। इसका मतलब कुछ हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों से वो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं जब मुझे चांस मिलेगा, जब भगवान की सही कृपा होगी, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि 2 शार्ट जो मेरी हाईएस्ट बिट गई थी वो बिट मैं मैच कर सकता हूँ। लेकिन पैसे मैटर नहीं करते, पैसे मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से नहीं करते। अगर एक ऑक्शन प्लेयर पे अगर वो 20 लाख का गया है, अगर वो पिछले सीजन 2.5 करोड़ का भी गया है, तो उसके माइंड में मेरे ख्याल से चीज़ नहीं आएगी। फैजल के भी नहीं आई, और आई होती तो वो खेल ही नहीं पाता। ये वाली बात तो मैं कन्विंस हो रहा हूँ। फजल जैसा प्लेयर 20 लाख बेस प्राइस किसी और टीम में, सौरभ नांदल 13 लाख, सौरभ नांदल बेस प्राइस, सुरजीत बेस प्राइस 14 लाख और अजिंक्य पवार 13 लाख। ये बहुत सारे उस जो विनिंग टीम है। मतलब मैं जोगे भाई का इस चीज में मानता हूँ भाई साहब। ओह रिस्पेक्ट जोगी भाई, रिस्पेक्ट जोगे भाई के लिए मतलब सलूट है मेरा अलग से कि भाई जोगे भाई क्या किया है। मतलब उसने प्रूव करके दिखाया है कि जो प्लेयर इतने सस्ते हैं, इसका मतलब सस्ते हैं इसका मतलब बुरे नहीं है। कि लोग कि ये दिखा रहे थे कि भाई सौरभ नांदल नहीं खेल सकता क्योंकि ऑक्शन में नहीं गए थे, इसका मतलब 11 टीमों ने तो यही सोचा होगा कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है। यही सेम सुरजीत के लिए सोचा होगा कि यार 30-40 का हो गया है, अब नहीं खेल सकता। फजल भी 40 का हो गया है, 35-40 के बीच में है, करेक्ट, तो वो भी नहीं खेल सकता। लेकिन जोगे भाई ने ना सबको लेके प्रूव करके दिखा दिया कि भाई एज जस्ट ए नंबर, करेक्ट, प्लेयर का एक्सपीरियंस काम आता है। बहुत अच्छी टीम थी पुणे, देखा जाए बहुत अच्छी टीम, वेरी गुड टीम। लेकिन किस टीम ने पहला भी हराई और फिर से फिर हराई। सेमीफाइनल भी तो उन्होंने ही हराई थी, करेक्ट, और अब फाइनल भी उन्होंने हराया था। जोगे के लिए सलूट बनता है, स्पेशली जोगे भाई के लिए। ना वो तो जितनी रिस्पेक्ट बोलने उतनी कम है। मतलब चलो वो हमारी वो बड़ी और लंबी बातें हो जाएंगी जोगी भाई को लेके। वो मतलब वो तो टॉपिक ऐसा है कि हम 2 घंटे सिर्फ कोचेस पे बात कर सकते हैं। पर ये बात पवन सच है कि सीजन 5 गुजरात चलो फाइनल पहुंची, आपने टोटल सीजन में 19 रेड की, आप उसके बाद रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे? क्योंकि ये हो गया था 4th सीजन में भी मुझे चांस नहीं मिला था। कि 4th सीजन में भी मैं रणधीर कोच साहब के साथ था और वहाँ पे रोहित भाई आए थे, पवन कादान थे, योगेश हुड्डा थे, अमित राठी थे, वो लंबा, हाँ, तो बहुत सारे प्लेयर थे उस सीजन। और वही चांस नहीं मिला या मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो एक सीजन हो गया बुरा, फिर अगला सीजन बुरा हो गया, फिर रेलवे में मैं जॉब रख रखा था। क्या था, अपने दिमाग को ना आप कितना ही बड़ा बना लो उतना बड़ा भी बन सकता है, और अपने दिमाग को कितना ही नैरो माइंडेड कर लो उतना नैरो माइंडेड भी हो जाता है। तो उस टाइम जो मेरा सर्कल था वो ये बोला, यार अच्छा बोला तू रेलवे में जॉब लग गया और 1-2 सीजन खेल भी लिया, तो मैं सर्कल में ऐसा हो गया था कि मेरे माइंड में आ गया था यार ठीक है यार अब इसको छोड़ देते हैं। तो फिर मैं जब छोड़ने का प्लान बनाया तो मैंने एक बार कर दिया था कोच साहब को फ़ोन, मैं कोच साहब मगर मैं छोड़ रहा हूँ। रणधीर कोच साहब? हाँ, रणधीर कोच साहब को मगर कोच साहब मैं छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा हड़का के, उनका स्टाइल है वो हड़का के थोड़ा फेवर में कि यार तू छोड़ मत, तू अपने मेहनत कर और देखते हैं आगे देखते हैं। तो फिर मेरे टूर्नामेंट्स भी अच्छे गए, फेडरेशन कप खेला, कर्नाटक के सामने मेरे 29 पॉइंट थे। फिर एक और मैच हुआ उसमें मेरे 32 पॉइंट थे। फिर मैं खेला 1 करोड़ का जो हरियाणा में टूर्नामेंट होता है उसमें मंजित भाई हमारे कैप्टन थे, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग खेला। फाइनल मैच हम हार गए थे सर्विसेज से, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पूरे टूर्नामेंट में। और हम रेडर थे, मैं, विकास कंडोला और रोहित बाल्यान, राजेश मंडल, हम 4 रेडर थे, लेकिन मेन रेडर मंजित भाई ने मुझे ही बनाया। तो वहाँ मंजित भाई ने मुझे खुल के चांस दिया सीधा शोल्डर पे। जैसे मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कैप्टन का, किसी भी कोच का। अगर आप प्लेयर के शोल्डर पे हाथ रख के ये बोल दो ना कि कोई बात नहीं तो खुल के खेल, जितने टैकल होंगे देख लेंगे। मंजित भाई ने मेरे साथ ये किया। जबकि बात है सीजन 5 जब फिनिश हुआ और सीजन 6 आया नहीं था, और उससे थोड़े दिन पहले ही 1 करोड़ का टूर्नामेंट था। मंजित भाई ने सीधा शोल्डर पे हाथ रखे, कोई बात नहीं छोटे भाई तू मार रेड। मंजित भाई ने खुल के चांस दिया मुझे, और वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस की, मतलब आउटस्टैंडिंग खेला मैं वहाँ। ONGC के सामने अलग से स्कोर किया, मतलब सब टीमों के सामने अलग लेवल पे ही खेला मैं। फिर ऑक्शन में मैं आया, ऑक्शन में तकरीबन मैं गया 52,80,000 रुपये का या 52-60 का, वो अमाउंट काफ़ी टाइम हो गए, तो ऐसा ही कुछ में गया था। तो वहाँ फिर वहाँ तो रोहित भाई मिल गए, इत्तेफाक से वहाँ भी अच्छा कैप्टन मिल गया, तो सब चीज़ें मेरे साथ अच्छी होती गई। कबड्डी लाखों करोड़ों की बातें, अभी जो
1990, 94, 98 वाले एशियन गेम्स के प्लेयर हैं, उन्होंने सोची नहीं होगी। तो जब पहली बार पवन जो मोटा पैसा मिला था, वो वही मिला था 52 लाख समथिंग हज़ार का? हाँ, मतलब मोटा पैसा तो सच बताऊं मेरे लिए तो 4 लाख थे। अच्छा। जो थर्ड सीजन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मेरे लिए 4 लाख बहुत मोटा पैसा थे। तब आप आई थिंक यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेल रहे थे? यूनिवर्सिटी खेल के रेलवे ज्वाइन किए हुए 2 महीने ही हुए थे मुझे। अच्छा। थर्ड सीजन से पहले मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था। रणधीर कोच साहब भी थे उधर और सुशील भाई थे, तो सुशील भाई ने मेरा रेलवे ज्वाइन करा दिया था उधर, और रणधीर कोच साहब से बोल के कि भाई ये लड़का है और ये सही है, आप इसको पॉलिश करोगे अच्छा है। तो मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था थर्ड सीजन से पहले। फिर एक इंटर रेलवे हुई, वहाँ मैं आउटस्टैंडिंग खेल गया। वहाँ फिर रणधीर कोच साहब ने मेरे पास फ़ोन ही आ गया कि भाई हेलो, मगा कौन? फिर पहले उन्होंने कंफर्म किया कि पवन ने तो फ़ोन उठाया। मतलब पवन बोल रहा है? मगा हाँ। मतलब कुत्ते मेरा नंबर भी सेव नहीं है। वो ऐसे ही बोलते हैं। वो उनका स्टाइल है, वो स्टाइल है प्यार से। वो प्यार ही था। प्यार ही है। तो मगा नहीं, मैं रणधीर बोल रहा हूँ मैं। मगा हाँ जी कोच साहब। तो बोले स्टेडियम में आ जा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता हूँ मैं। तो जब मैं कर्नैल सिंह स्टेडियम में पड़ोसियों की बाइक मांग के मैं बाइक लेके कर्नैल सिंह स्टेडियम में गया था, वहाँ फिर मेरी बातचीत हुई। फिर मैं बेंगलोर बुल्स कैंप में गया। तो वो ऐसे एंट्री हुई कि थोड़ा सा टिपिकल वे में एंट्री थी, फिल्मी एंट्री थी। वो मैं कभी शब्दों की थी नहीं कि घर में मैं सो रहा हूँ, ऐसे ठंड का टाइम था, धूप में आराम से चारपाई पे लेटा हुआ हूँ, भैंस को नहला के आया ही आया था मैं जब तो वो था। लेकिन मेरे लिए 4 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो क्या किया उस 4 लाख का? 4 लाख का यही किया कि छोटा मोटा जो कर्ज थे ना घर पे, जो पापा जैसे ड्राइवरी करते थे पहले, अच्छा, तो थोड़े बहुत पापा ने इधर उधर से ले रखे थे, या भाई जो घर में है ना, जो थोड़ी सी सहूलियत बढ़ा ली कि 4 लाख रुपए का ना, मुझे तो पता ही नहीं चला वो आए और कब चले गए। मुझे आज तक के भी पैसे का आइडिया नहीं कि वो आए और वो चले कब जाते हैं। वो पापा ही मेरे मैनेज करते हैं, ज़्यादातर मेरी फैमिली ही मैनेज करती है मेरे अमाउंट को, जितनी भी मुझे मिलती है। तो मुझे तो पता ही नहीं कि मैं जितने का बिकता हूँ, आते हैं मेरे से चेक साइन करा लेते हैं। अच्छा। और उन्हीं के खाते में रहते हैं, वही जो कुछ करते हैं, किले विले, वो उनका ही रोल है। जो ज़मीन बन रही है बवाना के आसपास, जो भी मतलब कर रहे हो, मुझे तो पता, मुझे सच बताऊं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का भी नहीं पता कि उन्होंने क्या लिया है, क्या मुझे बताते भी नहीं है वो। मेरा भी सिर्फ गेम में फोकस है, और मुझे बोलते इसके बाहर तो देख भी मत। तो वो फैमिली की तरफ से रहा है कि मुझे बर्डन दिया ही नहीं कि तुझे कुछ करना है। हम जब पवन के घर पहुंचे, वो लोकेशन दी हुई थी, तो घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ था। मैं देख रहा हूँ यार घर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी और रेनोवेट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो बाहर एक सज्जन बैठे थे, वो टिपिकल गांव के धोती कुर्ता पहन के। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर जी ये पवन का घर कहाँ है? बोले अब यही है पवन का घर, ही अंदर बन रहा है, अभी आओ। अंदर बैठ के हम चाय पी ली, पता चला वो पवन के पापा थे। वो इतने सिंपल सज्जन इंसान है, जैसे हमारे भी अब पंजाब में आओगे, घरों में आओगे, वो बाहर बैठे रहते हो गांव में, जैसे ताऊ जी वगैरह वो आ जाते हैं, अंकल आपने देखे होंगे। तो वो बात, वो फिर अभी क्या है, गांव में होता ही ऐसे है कि गांव के 2-3 आ जाते हैं थोड़े बुजुर्ग लोग से, वो आपस में बैठ के बस पूरे दिन मस्करे बातें मारते रहते हैं। तो वही हुक्का गुड़गुड़ाएंगे, बस वही कर रहे थे। तो कहाँ पवन बवाना गांव की लाइफ है और कहाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई की लाइफ है? किस लाइफ में रह के, देखो गांव में रह के बड़े शहरों की याद आती है, बड़े शहर में जाएंगे तो गांव की याद आती है। तो बैलेंस कहाँ से बनता है फिर? 7 दिन तो बड़े शहर बड़े अच्छे लगते हैं, 7-8 दिन तो मज़ा आ जाता मुझे। मैं फिर घर से ऐसा हो जाता कि क्या रोज की रोज घर का खाना। 7 दिन आके मुझे तो आ जाता मज़ा होटल्स में कि भाई बढ़िया खाना, ये अब अलग अलग तरह से डिश, वो फलान। 7 दिन के बाद आ जाती है घर वालों की याद। फिर मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई साहब मुझे आना होगी, मगर ना आप मुझे यहाँ पहुँचवा देना, चूरमा वगैरह। मेरी मम्मी चूरमा बड़ा अच्छा बनाती, तो मगर यहाँ पहुँचवा देना, कोई फलाना आ रहा है उस प्लेयर के हाथ पहुँचवा देना उसके हाथ से। तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट फ़ोन वोन करता फिरता हूँ कि भाई मेरे लिए कोई घर से कुछ ले आए। 6-7 दिन के लिए बाहर अच्छा है। 6-7 दिन के बाद मैं कभी रहा भी नहीं, साई वगैरह में कभी नहीं रहा मैं, या ऐसे कोई कैंप में जो 1-1 साल चले। मैं मैक्सिमम एक ही जगह रुका था, वो भी JSW में, जब रिहैब के लिए। इतना लंबा टाइम नहीं तो मैं रुका ही नहीं था, 2-3 महीने एक ही जगह रुका हूँ। तो मुझे याद आ ही जाती है कि भाई मैं घर पे ही खाना चाहिए, और मैं कुछ ना कुछ फंडे लड़ा के मैं फिर घर का खाना खा भी लेता हूँ। ये बड़ा बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, खाने का, घर का, बाहर का। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पवन, जो प्रो कबड्डी खेल के या कोई भी और स्पोर्ट की लीग खेल के जो चेंज होती हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाता है, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती हैं। ये कहीं ना कहीं तो चैलेंज भी क्रिएट करती हैं आप जैसे बड़े प्लेयर को। नहीं, चैलेंज तो क्रिएट करती है, लेकिन ना भगवान का ना इस चीज़ में मेरे साथ आशीर्वाद रहा है कि मुझे मेरे बड़े भाई जैसे अंकुर पालीवाल मिले हैं,
और वो सीजन 7th में आए थे और बेंगलोर बुल्स में एज ए मैनेजर आए थे वो। और उनका बड़ा मेरी लाइफ में रोल है, मतलब रोल तो देखो बहुत सारे का, कोच रणधीर कोच साहब का है, हुड्डा कोच साहब का है, और शिव कुमार कोच साहब का है, जो ग्राउंड से जिन्होंने मेरे कबड्डी खिलानी स्टार्ट की वो। मतलब मैं ना शब्दों में, रोहित भाई का रोल है, मंजीत भाई का रोल है, राकेश, मतलब एक प्लेयर बनने में ना सिर्फ एक बंदे का रोल हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोगों का रोल है। लेकिन मुझे मैनेज करने में, मुझे क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो उनमें अंकुर भाई का मेरी लाइफ में बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया है चीज़ों को। अगर बाई चांस मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव आ भी रहा है तो उनको साइड में रख के कि भाई ये चीज़ें तुझे शोभा नहीं देती, तेरे लिए सही नहीं है, अपनी मेहनत कर और आगे की तरफ लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देख भाई तू देख। मतलब मेरे सर्जरी हुई तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि यार, क्योंकि इंडिया में सर्जरी के बाद कम ही प्लेयर वापसी कर पाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बड़ा मुझे मोटिवेट किया। अरविंद भाई हैं फिजियो, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि सर्जरी के दौरान, अरे कोई बात नहीं है, ये प्लेयर का गहना होता है, हमारे देसी में कि प्लेयर का गहना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बेसिकली बहुत सपोर्ट किया। तो उन लोगों का जो आप बता रहे हो कि लाइफ स्टाइल में कपड़े पहने से वो चैलेंजिंग कभी उन्होंने लगने ही दिया मुझे। गाइडिंग लाइट ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप तरक्की के रास्ते पे हैं तो उस रास्ते में आपके साथ कौन चल रहा है, गाइड कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सही भी करने वाले मिलते हैं, नहीं करने वाले मिलते हैं, गलत एडवाइस देने वाले भी मिलते हैं कि आप ये काम कर लो इस टाइम पे, करेक्ट, कुछ और खरीद लो, वो कर लो तो वो भी मिले। लेकिन मैं उनको एज ए बड़े भाई जैसा ही मानता हूँ। जैसे मैं उनसे कुछ भी करने से पहले उनसे मैं सलाह लेता हूँ कि माँ भाई ऐसे, मतलब किसी चीज़ है, कोई बिजनेस स्टार्ट, पीछे मैं कुछ प्लान कर रहा था कि माँ भाई मैं ये कर लूँ, तो वो बोल रहे कि भाई अभी राइट टाइम नहीं आया, अभी रुक जाओ, अभी आप गेम पे फोकस रखो, ये बिजनेस आइडिया बाद में देखते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ एज ए बड़े भाई जैसे, वो मुझे ट्रीट भी करते हैं, वो बड़े भाई जैसे। घर वाले क्या कहते हैं? पवन 30 के आसपास को गए, शादी कर ले भाई। हाँ, ये मम्मी पापा मौसियाँ चाचे भाई कजन यार दोस्त। बुआ तो मेरी बड़ी चहेती है, बुआ तो परेशान ही होगी, भाई तुझे करनी भी है नहीं करनी। मतलब अभी भी वीडियो कॉल आ रखी थी, मैं जस्ट अभी घर पे ही था जब मैं ऊपर गया, तो वीडियो कॉल आ रखी थी। मतलब भाई देखी कोई नहीं देखी, तो हमारे में तो यही है टिपिकल वर्ड कि भाई देखी नहीं देखी। मगर हाँ चलो देखते हैं, मगर करते हैं। तो अभी टाइम हो गया शादी का, तो करेंगे अभी मतलब अभी भी कबड्डी में मोस्ट एलिजिबल बैचलर आप ही हो। प्रदीप की शादी टाइम से होगी, नवीन की शादी टाइम से होगी, या अब नए लड़के आए हैं? सबकी लगभग अब हो ही गई, जो आपके बैच के हैं। हाँ, बैच के थे, जो थोड़े से छोटे भी जूनियर भी थे, उनकी भी सबकी शादी होगी। तो अब राइट टाइम आ गया शादी का भी। ओह, क्या बात है। तो मतलब ये मान के चलें कि सीजन 13 से पहले पवन सरावत अकेले नहीं रहेंगे? डेफिनेटली आप मान के चलो कि हाँ 13 से पहले शादी कर लेंगे। ओह ब्यूटीफुल। तो उम्मीद करते हैं कि बवाना में या जहाँ भी शादी होगी फिर मैं विद फैमिली आऊँगा और पवन की फैमिली से मुलाकात करूँगा। सीजन 13 जब भी होगा, क्योंकि अब 26 में तो एशियन गेम्स है, तो आमतौर पे एशियन गेम्स वाला सीजन थोड़ा सा बाद में होता है, क्योंकि लेट होता है, नेशनल कैंप लगते हैं। अब आपने पवन घुटने की सर्जरी हुई, चलो बड़ी आपने मेहनत की, सपोर्ट बड़ा मिला टीम से, रिहैब हुआ, वापस आए, टीम के कैप्टन बने। थोड़ी थोड़ी मुझे एमएसडी की स्टोरी याद आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी को भी रेलवे में जॉब मिली थी, वो जॉब के लालच में नहीं रहे, मेहनत की, इंडियन टीम में खेले, पवन के पास जॉब आ गई थी। सीजन 5 से पहले रिटायरमेंट सोच के जॉब का सोच रहे थे, वो छोड़ दिया, वापस आए, फिर जॉब भी छोड़ दी। हाँ जॉब भी छोड़ दी, दोनों नहीं छोड़ दी। वो भी इंडिया कैप्टन रहे, ट्रॉफी जीती इंडिया। क्या मतलब क्या कोइंसिडेंट है। जर्सी नंबर 7 ही है ना मेरा? 17 7 तो उसके अंदर आता ही है। हाँ। तो सेम पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। अब अगली स्टोरी क्या है? चलो ट्रॉफी जीती इंडिया के साथ, पीकेएल में जीती, इंजरी से वापस आए, एक और टीम में आए जहां टाइटल मिल सकता था लेकिन घर आ गए। तो पूरी की पूरी कहानी चल रही है। अब इस कहानी का नेक्स्ट पायदान, नेक्स्ट पड़ाव कौन सा होने वाला है आपके हिसाब से? नेक्स्ट पड़ाव यही है कि जहाँ पे भी जाएं, सीजन 13 में जाएं या उससे पहले वर्ल्ड कप हो रहा है या एशियन गेम हो रहा है, तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करके दिखाऊं। क्योंकि ना हर चीज़ का ना जवाब सिर्फ परफॉर्मेंस है। किसी से लड़ाई लड़ने से या किसी को वापस जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप परफॉर्म करो, आपको मैट पे करके दिखाना पड़ेगा कि भाई सिर्फ नाम से काम नहीं चलता। मुझे अब ये पता चल गया कि सिर्फ नाम से कुछ नहीं होना, काम करने पड़ेंगे। तो कोई भी आगामी टूर्नामेंट आ रहा है, मैं लोकल सारे लोकल खेल लूँगा। लोकल तो मैंने अभी भी खेले थे, लेकिन
अब भी जो लोकल खेल रहा था मैं थोड़ा सा साइलेंट रूप में खेल रहा था कि थोड़ा इंजरी को बचा के टीम जितानी भी है और इंजरी भी बचानी, तो वो चीज़ें अब वो चीज़ें नहीं है। वो नाम से काम नहीं चलेगा तो काम से काम चलेगा, तो अभी वही है, कोई भी टूर्नामेंट आएगा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अभी तो अंदर आग भी बहुत लगी होगी, पॉजिटिव वाली, मैं मतलब नेगेटिव आग की बात नहीं नेगेटिव कर भी हो, आग तो आग ही है, और वो हाँ। आग तो ख़त्म तो करेगी, किसी न किसी चीज़ को नुकसान तो करेगी। लेकिन ये है कि मेरे माइंड में यही है कि भाई परफॉर्म करना है। वो आग इसी चीज़ की है कि भाई प्रूव, इस चीज़ के लिए प्रूव करना है कि भाई सिर्फ नाम से नहीं है, काम भी है। कि खेलते हैं तो जब खेलेंगे तो बोर्ड जो गेम है, बोर्ड गेम है, बोर्ड स्टेटमेंट जिसे देते हैं, तो ऐसे ही है कि बिल्कुल बोर्ड गेम है। तो वो बोर्ड गेम कोई भी टूर्नामेंट हो, मैं ऐसा नहीं कि अब आज हम बात कर रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में बात कर रहे हैं, तो क्या पता अगले ही हफ्ते कोई टूर्नामेंट आ जाए, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी टूर्नामेंट आएगा, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं उस चीज़ में करके परफॉर्म ही करके दिखाऊंगा कि मुझे अब नहीं किसी को कुछ बताना कि क्या हुआ, क्यों अनडिसिप्लिन हुआ या अनडिसिप्लिन था या नहीं था। वो चीज़ें चलती रहती, वो लाइफ का एक पार्ट है। मुझे सीखने को मिला उस दौरान, मैंने ये सीखा कि कौन लोग मेरे साथ खड़े हैं ऐसे मोमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ नाम के साथ खड़े हुए थे पहले, और जैसे ये सिनेरियो हुआ उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए कि पवन को घर भेजा तो क्यों भेजा गया। तो उन्होंने अपने पीछे स्टेप ले लिए कि यार नहीं, ऐसी जगह हाथ नहीं डालते, ऐसी जगह पवन का साथ नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पॉजिटिव थे, जो मेरे से प्यार करते थे, मुझे चाहते थे अच्छा करना देखना, वो मेरे लिए बिल्कुल लड़े हैं, खड़े रहे हैं, मुझसे प्यार किया है। फैंस थे जो बिल्कुल ही एंड तक, मेरे पास अंकुर भाई स्क्रीनशॉट भेजते थे कि कमेंट्स में ही, मतलब मैं सोचता था कि मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे फैंस इतना प्यार करने वाले हैं, यही जवाब दे रहे हैं, और जो मुझे देना चाहिए वो लोग वो अच्छे से जवाब दे रहे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो इतने सारे लोग थे प्यार करने वाले। ये तो कमाई है एक प्लेयर की, ये तो मैं इतना खुश होता था कि यार मुझे देने चाहिए थे जवाब, लेकिन फैंस ने बढ़िया पेजेस पे जवाब दिए लोगों को कि भाई ये होना चाहिए, ये होता तो ये होता। तो वो था। लेकिन इन सब चीज़ों का यही है, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा इस 2-3 महीने के दौरान, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, तो मैंने बहुत कुछ देखा। तो अब यही मेरा माइंड में यही है, कोई भी टूर्नामेंट आए, परफॉर्मेंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कुछ एक तो कोचेस है, रणधीर कोच साहब ने तो पूरा एक वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पे। कई सारे करंट कोच हैं, प्लेयर हैं जो ओपन इंटरव्यूज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई कोच भी टच में है कि भाई अगले सीजन में आप हमारे साथ खेलोगे, कि अभी बड़ी जल्दी हो जाएगा? वो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें किसी को नहीं पता कि भाई, वही ना कि जो लोग डेली मिलते हैं, अगर आपसे कोई डेली मिलता है तो वो आपको बता पाएगा कि अच्छे से है क्या, है ना। तो टीम में मैं तो था ही नहीं, मैं लीग का पार्ट ही नहीं था। मैं जब घर आ गया तो मैं उस टाइम पार्ट नहीं था, तो मैं लोगों से अपनी बात नहीं बता पाया कि कैसे क्या था, क्या सिनेरियो रहा। अब मैं कुछ लोगों को बता भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं यही है कि भाई मैं परफॉर्मेंस दे दूंगा। मेरे किसी कोच से कोई बात नहीं है कि मुझे किसी ने बोला हो कि भाई हम अगले सीजन आपको पक्का ही लेंगे। ऐसे मोमेंट पे आके किसी ने हाथ थमाया हो कि हम आपको ले, भाई हाथ पकड़ा और ठीक है, आज से पहले ही बोल दिया कि भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सीजन 5 में मेरे साथ सिनेरियो हुआ था कि सीजन 6 में जब मुझे रणधीर कोच से मिला, वो बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। तो उनका देखना मतलब लेना ही है। तो और ऐसा तो ना तो मुझे किसी ने बोला, और वो अब वो टाइम भी नहीं है कि कोई मुझे ऐसा बोले, वो राइट टाइम भी नहीं है। सीज़न ख़त्म हुए 3 दिन हुए, तो अब से पहले वो टाइम भी नहीं है। लेकिन मैं कहाँ पे परफॉर्म, जहाँ पे भी मैं परफॉर्म, कोई भी टूर्नामेंट हो परफॉर्म करूँगा, तो उस चीज़ की नीड भी नहीं है। अच्छा खेलूँगा तो कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ले ही लेगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि परफॉर्मेंस ही सबको जवाब देगी, या जवाब देने की जरूरत नहीं, परफॉर्मेंस ही बोलेगी। एक बार जो पवन ने एक प्लेयर को जो नाम लिया था ना, आई थिंक वो पूरे इस इंटरव्यू का सार है। वो प्लेयर का नाम है फजल अत्रा चली। बेस प्राइस पे 20 लाख पे गया हुआ प्लेयर कैसे खुद को मोटिवेट करके आया और एमवीपी बना। पूरे फाइनल में एक टैकल किया था फजल ने, और कौन सा टैकल था वो, कहाँ किया, और उसने मैच जितवा दिया। वो टैकल अगर नहीं होता तो आज दबंग दिल्ली चैंपियन होती ही नहीं। करेक्ट। 4 में वो टैकल किया था, डायरेक्ट मारी थी उस बंदे को जो भी इनफॉर्म रेडर था। करेक्ट। उसको डायरेक्ट मारनी। तो वो मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट करने का ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा ढूंढ लेता हूँ। जैसे पहले एक बार जब मुझे सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम मैंने हार्दिक पांड्या ढूंढा था। जब मैंने सर्जरी कराई, हार्दिक पांड्या को बैक इंजरी हुई थी, और उसको स्ट्रक्चर उस पर लेके गए थे। हाँ, स्ट्रेचर पे लेके गए थे ग्राउंड से ही
तो वो मुझे याद है, वो मेरे माइंड में आता है। मैं कई बार सोचता था जब उस टाइम में कि यार क्या बंदे ने क्या वापसी की, और आते ही उसने गुजरात की टीम में गया था आईपीएल में, गुजरात जिताया, फिर इंडिया के लिए खेला, क्या परफॉर्मेंस की। तो उस टाइम मैंने ऐसा अपना कमबैक किया इंजरी से। अब ये थोड़ा सा मेंटली, क्योंकि फजल को कोई इंजरी तो थी नहीं, करेक्ट, लेकिन ना मेंटली कितना वो डाउन हुआ होगा जब उसने उस दिन देखी हुई अपनी वैल्यू की 20 लाख रुपए, और फजल अतरा चली 1.5 करोड़ का। 2 ही सीजन पहले तो गया, कोई 10 साल पुरानी बात थोड़ी है। करेक्ट। 2 साल में प्लेयर इतना बुढ़ा हो गया कि उस पर खेलना नहीं जा रहा। तो जब उसने 20 लाख देखी होगी अपनी स्टोरी या कहीं पे लाइव देखा होगा, तो उसको वो भी डिमोटिवेट हुआ होगा। तो मैं ऐसे बंदों की स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे बंदे मैं अभी पीछे बुक भी कुछ पढ़ रहा था, तो मैं वही लोग स्टोरी मैं अपने से रिलेटेड करता हूँ जो मेरे साथ चला हुआ है। क्योंकि मैं इस सिनेरियो के बीच काफ़ी डिमोटिवेट हुआ, लोगों ने मोटिवेट भी किया, डिमोटिवेट भी किया, लेकिन ऐसी चीज़ों पे डिमोटिवेट बंदा हो ही जाता है कि आप कबड्डी खेलने के लिए गए और वही आपको खिलाया नहीं, और ऊपर से एलिगेशन, और खाया पिया कुछ नहीं, वो गिलास तोड़ा 16 आने, वो काम हो गया। खेला तो मैं था ही नहीं, चलो वो तो बुरा हुआ, एलिगेशन और लगा दिए, अनडिसिप्लिन। तो मेरे लिए वो एक गलत हुआ। तो बस फिर यहाँ मैंने फजल अतरा चले दिख गया, सीज़न ख़त्म हुआ, MVP भी होना। तो मैंने कल मैसेज भी सामने से फजल को किया, माँ भाई, बहुत लंबा सा मैसेज मैंने लिख दिया। तो फिर उसका छोटे से शब्दों में आया, आई लव यू ब्रो। वो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो माँ भाई क्यों नहीं, हमारी मेरी फजल की बहुत दोस्ती भी सीज़न 5 से है। ओके, गुजरात में से, गुजरात से हम इकट्ठे हैं, और हमने हर सीज़न से और सीज़न हमने दर बात की है। ऑक्शन से पहले भी हमने बात की, ऑक्शन के बाद भी हमने बात की है। तो मैं इस सीज़न थोड़ी सी कम बात हुई, लेकिन मैं दिल से चाहता था कि फजल परफॉर्मेंस करे, खेल ले फजल। मैं एक पर्सनली फजल का एज ए फैन, एज ए व्यूअर मैं चाहता था कि फजल अच्छा करे। क्यों फजल अच्छा करता, मुझे मेरे माइंड में एक स्टोरी पिक कर लेता है मेरा माइंड कि यार फजल ने 20 लाख से अपनी स्टोरी स्टार्ट की, और वो फिट बंदा था, और उसने MVP मिला। तो मुझे एक डेडिकेशन मिल गई। तो मैं फजल में अपना डेडिकेशन देखता हूँ कि मुझे अब फजल जैसे MVP बना तो मुझे बनना है। आपने हार्दिक पांड्या की बात की, तो कबड्डी के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ इंस्पिरेशन आप ढूंढते हो, और कहाँ कहाँ दोस्ती है जो कबड्डी के अलावा दूसरे जो खिलाड़ी हैं? मैं लगभग सभी जगह दोस्ती है कि जो जिनके स्टोरीज है, जिनके पास कुछ है, तो मैं वहाँ पे मेरी दोस्ती है। ये इत्तेफाक ही ऐसा है कि मुझे उन बंदों की स्टोरी सुनने में इतना मज़ा आता है कि मैं बिल्कुल ही घुल मिल जाता हूँ। जैसे एक फुटबॉलर प्लेयर हुआ करते थे, पाजी, आप तो जानते होंगे, कोलकाता की टीम में खेलते थे पहले, अभी पीछे से उसमें भी खेले थे, केरला ब्लास्टर में भी खेले थे, हरमनजोत थे। तो मैं जब केरला ब्लास्टर के कैंप में गया था, मैं जब मेरे सर्जरी होने से पहले मुझे चोट लग गई थी, लेकिन मैं उनके पास गया था। तो वो मुझसे एज में भी बड़े हैं, और वो लीजेंड प्लेयर रहे हैं, वो छेत्री भाई के साथ खेले हुए हैं, साथ सेम बैच के, सुनील छेत्री और हरमनजोत पाजी, वो सेम बैच के। मैं उनके साथ बैठा था, और उन्होंने मुझे एक भी बार ऐसा फील नहीं कराया कि भाई तू मेरे से जूनियर है तो ऐसा है, भाई तू आ मेरे साथ वर्कआउट कर। मेरा बल्कि रिहैब चल रहा था घुटने का, तो मैंने अपना थोड़ा सा रिहैब उनके साथ किया। फिर बोले कि ना चल नीचे से तुझे मैं ना अपनी स्पेशल कॉफ़ी पिला के लाता हूँ। हम क्राउन प्लाजा होटल में थे, मगर भाई होटल में सेम कॉफ़ी है। तो उसने, हरमनजोत पाजी ने एक बंदा रख रखा था स्पेशल उसके लिए जो कॉफ़ी बनाता था। क्या बात है। मैं नीचे गया, उसने कैफ़े में बैठाया, तो उसने जो भी वो बंदा रख रखा था उसको बुलाया कि भाई ये मेरा छोटा भाई है पवन, और जाओ 2 बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ला। हम 2 घंटे बैठे रहे साथ, और लगभग मैं 15 दिन रुका था उधर। 15 के 15 दिन हम 2 घंटे शाम को बैठते थे। इतना मज़ा आया। अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया, वो भी अलग लाइफ में अपने वहाँ ड्यूटी वगैरह में बिजी हो गए, अभी थोड़ा टच में नहीं है। लेकिन उनकी स्टोरी ने मुझे इतना मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि भाई मेरी 7 सर्जरी हो रखी हैं, और मैं 7 सर्जरी के बाद देख लिया आज खेल रहा हूँ, टीम का मेन प्लेयर हूँ मैं केरला ब्लास्टर में। और लूना करके एक प्लेयर हुआ करते थे, लूना हमारा स्ट्राइकर है, और उसके बाद मैं देखता हूँ टीम में सीनियर प्लेयर ऐसे कैसे क्या है। तो भाई तेरी तो पहली है, क्यों टेंशन ले रहा है। उसने इतना मोटिवेट किया। तो जैसे नीरज भाई का भी ऐसा एग्जाम्पल है, मुरली श्रीशंकर है, इनके फादर। और मैं ये एशियन के लिए क्वालिफाई के लिए कुछ था, इनका टूर्नामेंट था, तो मैं बेंगलोर में था, कैंप में थे। तो ये इनके फादर साहब, मतलब उनको नमस्ते है मेरा, लेकिन वो फैन है मेरे, है ना, उनके और प्रवीण के। प्रवीण भी है ट्रिपल जंपर। हाँ। तो
मतलब ये मुझे मोटिवेट करते हैं। तो उनके फादर साहब से मैं मिला, मनोज अंकल जी, तो वो बोले कि बेटा बड़ा अच्छा खेलता है। तो साउथ से हैं वो भी, और मैं साउथ की टीमों में रहा हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारा भी कुछ हो गया था फेडरेशन के साथ कि भाई मुझे नहीं जाने दिया, ये नहीं जाने दिया, लेकिन लड़के ने मेहनत की। तो उन्होंने एक बताया पॉलिटिक्स का चेहरा कि ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम तक मेरे साथ कभी पॉलिटिक्स हुई ही नहीं थी। तो वो चीज़ें मैंने सुनी, लेकिन ये चीज़ें मुझे सब लेवल पे, अच्छे बुरे लेवल पे मुझे मोटिवेट ही करती हैं। नीरज चोपड़ा की भाई की इंजरी, कि भाई इंजरी के बाद ग्रोइंग खिंच रखी थी, उसके बाद भी उन्होंने क्या, फिर भी थ्रो वो खेले, वो पार्टिसिपेट किए, उसके लिए भी बड़ी बात है। तो मुझे ना स्टोरी ही ओवरऑल में स्पोर्ट्स में है। जैसे सरपंच साहब हॉकी के हरमन तो उनको तो है ही। तो मैं बेंगलोर कैंप में था, मैं उनसे मिला, तो वो भी मतलब मैं उन लोगों के टच में भगवान की दया से रहा हूँ। ये भगवान का विशेष आशीर्वाद रहा मेरे पे कि उन्होंने मुझे जिनसे भी मैं मिला ना, तो मैं बैठ के अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहिए, मैंने उनकी एक स्टोरी जानना चाहिए। जैसे मैं हरमन भाई के साथ बैठा तो मैं उनका जानना चाहूँ, भाई कैसा है, अब तो पहले भी खेले हुए हो, मेरा तो फर्स्ट एशियन गेम था। राइट। तो उन्होंने भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई कोई नहीं छोटे भाई, बहुत सारा ऐसा होते हैं, बहुत सारे इवेंट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग देश के मिलते हैं। मैं भाई ठीक है। तो हम JSW के शूट पे मिले थे। राइट। और जर्सी शूट का था, कुछ रिवील जर्सी होनी थी, तो मैं और हरमन भाई दोनों साथ में, दोनों का इकट्ठा शूट था। तो जब हम मिले थे, फिर बेंगलोर कैंप में इत्तेफाक से उनका भी कैंप उधर था, हमारा भी उधर था, तो फिर थोड़ा सा मिलना जुलना कंटिन्यू हो गया। तो अरविंदर पाजी हैं, करेक्ट, JSW में मिले थे। तो मेरे पास ऐसे ऐसे भगवान की दया से अच्छे भाईचारा ऐसा रहा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए लोग मिलते रहे, और जिसके कारण मैं आज स्टैंड कर रहा हूँ। मैं अकेले मेरी मेहनत तो बिल्कुल नहीं है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अच्छा खुश मिजाज बढ़िया नेचर है, अब मज़ा आ रहा है हमें बात करने में। तो ये सिर्फ मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं कि भाई मैंने मेहनत की, मैंने स्कोर किया और मैं बेस्ट एट रहा और मैं यहाँ आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक उसमें आपने भी मुझे बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट किया, और आपको पता है वो इंटरनली आपने क्या सपोर्ट किया है। तो मैं अपने दम पे नहीं हूँ इधर, बहुत सारे लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, मोटिवेशन स्टोरीज है। नहीं तो जिंदगी की कहानी होती है, कोई भी इंसान आगे जाए तो वो अकेला नहीं जाता, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा सबका सपोर्ट मिलता है। लास्ट एक ऐसी मन में बात आई पवन, कबड्डी ना खेलते तो क्या खेलते? मतलब मैं बैडमिंटन बड़ा खेलता था पहले, और वो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं बैडमिंटन खेला, और अभी भी मैं गांव में अभी आ रखा हूँ, तो मैं बैडमिंटन अभी भी बड़ा खेलता हूँ। यहाँ पे हमारे कोर्ट है, स्टेडियम में ही कोर्ट है, तो वहाँ हम मिल लेते हैं 4-5 लोग मिलकर, बढ़िया अपने बैडमिंटन खेलते। स्पोर्ट्स में मैंने सोचा ही हुआ था कि हमारे मतलब मेरे गांव या मेरे परिवार में थोड़ा सा एजुकेशन का रहा नहीं है उस हिसाब से, तो स्पोर्ट्स में ही रहे हैं। गांव में पहले जैसे सतपाल पहलवान जी थे, तो वो भी वो तो शान है जी यहाँ की, तो एशियन मेडलिस्ट हैं, और वो हैं गुरु द्रोण भी हैं वो, तो वो यहाँ से रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कल्चर में ही ऐसा है कि स्पोर्ट्स है, कुश्ती कबड्डी कुछ ना कुछ करना है। तो स्पोर्ट्स में तो था, माइंड सेट था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स तो करना है, तो वो माइंड सेट के साथ तुम उतर आई था। तो कबड्डी में आप आ गए। पवन स्टोरीज की बात सुना रहे थे, अब इतने सारे खेल मैंने भी कवर किए हैं, पर कबड्डी के लिए मन में ना एक स्पेशल प्यार इसलिए भी है, मुझे ऐसा लगता है पवन कि एक प्रो कबड्डी प्लेयर की लाइफ 5, 7, 10 साल उसके अंदर पूरी जिंदगी आ जाती है जी। एक वो प्लेयर जिसको चांस कम मिलता था खेलने का, थर्ड रेडर, पूरा सीजन बाहर बैठे रहे, रिटायरमेंट का सोचा, वापस आए, हीरो बन गए, टाइटल जीता, पैसे मिले, इंजरी आ गई, रीहैब किया, इंडियन टीम के साथ कमबैक हो गया, गोल्ड मेडल आ गया, उसके बाद फिर पैसे आए, फिर पूरा सीजन ही बाहर। तो 10 साल के अंदर कबड्डी प्लेयर पूरी जिंदगी जी लेते हैं, नहीं? मतलब मैं लगता हूँ कि ना भगवान मुझे सभी कुछ मुझे ही सिखा रहा है लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि ना प्लेयर तो और भी हैं, और अच्छा भी चला हुआ है। जैसे प्रदीप के साथ जब तक गेम उसने खेला उसका सब कुछ अच्छा रहा, कभी इंजरी नहीं आई, कभी ऐसा फेस नहीं आया कि महंगा बिका फिर सस्ता बिका फिर महंगा बिका फिर ऐसे घर चला गया। तो वो सारे फेस जो भी भगवान दे रहा है, तो मुझे मैं सोचता ना भगवान उसी को सब कुछ देता है जो उसको झेल सके, जिसके अंदर क्षमता हो। तो मुझे शायद इतना जो भी मुझे कुछ मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है बुरा भी मिल रहा है, तो लग रहा होगा कि भैया झेल सकता है इसलिए इसको झेला रहे हैं। तो आप जैसे लोगों का प्यार है कि जिसके कारण कंटिन्यू बस बने हुए हैं, कि बहुत बार डीमोटिवेट इतना हो जाता था कि खुद में ले गए। जैसे सीजन 5 का सिनेरियो था कि डीमोटिवेट इतना हो गया बस यार अब जॉब करेंगे, टिट्टी लग गया, बहुत हो गया। लेकिन माइंड और बढ़ाया,
अभी भी जैसे घर आया, घर आने के बाद 10-15 दिन के बाद तो ऐसा हो गया था, क्योंकि गांव में भी अनडिसिप्लिन जो बोला गया ना, उसके बाद गांव में भी थोड़ा ऐसा हो गया कि यार ये सब क्या कर दिया इसने, कि अनडिसिप्लिन हो गया। तो वो उससे भी काफ़ी डिमोटिवेट हुआ। और अभी बिल्कुल जब मैं घर भेजा उससे 5 दिन पहले मैंने रेड बुल के साथ साइन किया था। करेक्ट, हाँ। तो फिर माइंड में ये आता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ मैं जुड़ा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ मैंने अभी साइन किए हैं, रेड बुल एथलीट हुआ हूँ, और अभी मुझे घर भेज दिया। तो मैं कहा यार ये चल क्या रहा है लाइफ में कि इसको छोड़ दूँ, इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ, या इनके साथ फाइट करके और वापस से मैं प्रूव करके दिखाऊँ कि यार मैं हूँ, यार गेम है, अंदर बचा है कुछ। तो वो कसमकस वो माइंड में उस महीने पूरी ही चली। फिर अभी इस महीने से जो लास्ट मंथ जो गया, इसमें हमने अपने आप को, मतलब आप जैसे भाइयों ने प्यार करके, अंकुर जैसे भाइयों ने, फेडरेशन ने, मशाल ने, सब ने मोटिवेट किया। इसमें मशाल ने भी पूरा रोल कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, फेडरेशन ने भी यार कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट आता है और आप कम बैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो। हम मानते हैं कि आपका एक प्राइम टाइम का 1 साल तो खा गया, 1 सीज़न तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो और भी बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट था, तो आगे के लिए करो। तो अब मैं सोच के अब फिर से मेहनत में लगा हुआ हूँ कि ठीक है अब आगे देखते हैं, अब जो आएगा उसको अच्छे से देखते हैं। अब बवाना के लोग, आस पड़ोस वाले आपके जो पुराने दोस्त हैं, अब उनको समझ में आ गया कि हाँ, पवन अब क्या कर रहे हैं। जिस दिन से मैं लाइव आया हूँ तो उस दिन के बाद से थोड़ा सा लोगों में ये हो गया कि हाँ, कि सही है, कुछ तो मतलब हुआ है हमारे गांव वाले के साथ कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, इसके साथ कुछ गलत हो गया और अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी थे ना वो मेरे अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे मोहित है, दोनों मोहित है, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परवीन है, रवि भाई हैं, ये मतलब हम हमेशा रोज शाम को एक साथ ही बैठते हैं। तो गांव के जो वो तो पहले भी, अगर मैं कुछ गलत भी कर दूं ना रियल में भी, तो जब भी मेरे साथ ही खड़े हैं। और अब तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि कुछ मैं गलत करूँ और अपने कबड्डी के साथ मैं गलत करूँ, तो चांस ही नहीं है। तो वो उन चीज़ों में तो मेरे साथ वैसे भी खड़े थे। लेकिन हाँ, जो मतलब गाँव में जिनको मैं जानता भी नहीं, ऐसा भी है कि वो मुझे जानते हैं लेकिन मैं जिनको जानता भी नहीं, लेकिन उनके माइंड में तो मेरे लिए एक नेगेटिव सिनेरियो बन गया कि यार ये कुछ अनडिसिप्लिन है। तो वो चीज़ें क्लियर हुई हैं। और ये आपकी भी मैं रील्स देखता था कि हाँ कुछ सामने आके बताना चाहिए, तो वो बताने का मेरा तरीका थोड़ा लेट हुआ, लेकिन सही है, बताना चाहिए। नहीं, बात होती रहनी चाहिए। मैं तो देखो प्योरली कबड्डी का वेलविशर हूँ। पवन कबड्डी के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक हैं, चाहे प्रदीप ले लीजिए, इनसे पहले और बाद में बहुत बड़े प्लेयर आए हैं, 12 टीम्स हैं। मैं एज अ फैन हमेशा मेरी ये दुआ रही है पवन भाई की कबड्डी का भला होना चाहिए, कबड्डी आगे बढ़नी चाहिए। वो आगे कैसे बढ़ेगी? टीमें अच्छा करेंगी और प्लेयर अच्छा करेंगे। दोनों का सामंजस्य बना रहना चाहिए। कहीं कोई अगर विवाद है तो जैसे हम बैठ के पानी पीते हुए चर्चा कर रहे हैं, अभी परोंठे भी खाएंगे, तो बिल्कुल चर्चा करो और मनमुटाव को दूर करो। पवन एज अ प्लेयर और आगे बढ़ें, सारी की सारी टीम्स बेहतरीन करें, जिनके पास टाइटल नहीं है उनके पास टाइटल भी आए, और स्पोर्ट तभी आगे बढ़ता है। अब इसमें कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो चीज़ें सॉल्व भी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ है कि मैंने पहले भी कही थी कि जो कट्टर पवन के फैंस हैं, जो बुल्स को सपोर्ट करते थे पवन के लिए, जो तलैवास को सपोर्ट करते थे पवन के लिए, पवन का साथ मत छोड़ना। जो कट्टर टीम के फैन है कि प्लेयर जो मर्जी आए हम टीम के साथ बने रहेंगे, वो टीम का साथ मत छोड़ना। मेरे जैसे न्यूट्रल फैन अच्छी कबड्डी देखना चाहते हैं, अच्छे प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, टीम्स को अच्छे करते हुए देखना चाहते हैं, तो हम सब पॉजिटिव सोच लेके निकलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़ी पॉजिटिव बातें पवन ने मुझे बताई हैं। आई थिंक जिंदगी में पहली बार हमने इतनी खुल के बात की है। हाँ, मतलब मैं मेरे पॉडकास्ट ही, सुनील भाई, मैं आज तक पॉडकास्ट ही 2 दिए हैं। मतलब ज़्यादा पब्लिक के सामने मैं आ ही नहीं पाया, या आपके साथ तो बिल्कुल ही, एक बार हम लाइव आए थे बर्थडे पे, मुझे याद है अच्छे से। करेक्ट। और मैं ज़्यादा आ नहीं पाया, लेकिन ये मेरे भी कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई मैं नहीं शाई हो थोड़े से आप। हाँ, शाई भी बोल सकते हैं, या कैमरा शाई, क्योंकि ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता अपनी बात, दिल की बात मैं रखता हूँ कि कोई बात नहीं। अभी तो आप बोल पा रहे हो, अभी तो 1-1.5 घंटा बात करते हो। कंफर्ट जोन है तो जोन के भी डिपेंड करता है कि आपके साथ कंफर्ट में फील हो रहा है कि हाँ खुल के मैं बात कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलो बातें तो होती रहेंगी, पवन फुल फिटनेस के साथ अंदर वाली वो फुल आग के साथ वापसी करें, वो आग मैट पे लगाएं। फजल ने, सुरजीत ने जैसे इस बार लगाई है, सीनियर प्लेयर्स ने, तो पवन उनसे तो थोड़े जूनियर ही हैं, अभी बहुत कबड्डी बाकी है। उनसे तो बहुत जूनियर हो, उनसे तो बहुत जूनियर, अभी तो प्रो कबड्डी के कुछ साल इंडियन टीम के साथ आगे। आपके साथ फैंस का बहुत प्यार है पवन, वो मैंने भी देख लिया है। वो प्यार बना रहे, आपकी मेहनत बनी रहे, अंदर से भूख बनी रहे,
डेफिनेटली। हम दोनों को भी भूख लग रही है, सीधा पवन के घर जाने हैं पराठे खाने। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए पवन, मजा आ गया बात करके। बहुत कुछ मैं सीख के जा रहा हूँ, बिलीव मी, मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। और आप लोगों ने जो जो सीखा है वो खुल के बताइए, पवन के लिए अपना प्यार खुल के दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जैसे भाई साहब बोलते, सुनील भाई साहब बोलते हैं कि पवन के कट्टर फैन, भाई पवन को सपोर्ट करो। तमिल के कट्टर फैन, तमिल को सपोर्ट करो। मैं बोलता हूँ मेरे भी कट्टर फैन तमिल को सपोर्ट करे भाई। तमिल टीम की कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तमिल तो हमेशा से कप चाहती है और मैं भी चाहता हूँ कप। इस साल भी मैंने चाहा कि वो कप तो एटलीस्ट कप एक साल तो कप उठाएं। करेक्ट। तो वो आप करो, वो प्यार बनाए रखो और कबड्डी को बस प्यार करते रहो। कबड्डी को प्यार करते रहो, स्पोर्ट्स को प्यार करते रहो, बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू पवन टाइम देने के लिए भाई। बवाना फिर बुलाना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।